1 एकड़ वाला फार्मर प्रॉफिट कमाता है ज्यादा से ज्यादा 30-35 हजार रुपए साल का। क्या मजाक कर रहे हो? 30,000 रुपए साल का? कोई बेटी भी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप किसान के बेटे हो या आप बोलोगे कि मुझे खेती करनी है, यू नो आई एम इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू, कितनी अवेयरनेस और कितना कॉन्शियसनेस है आपके उम्र के बच्चों में टुवर्ड्स वेयर फूड कम्स फ्रॉम और टुवर्ड्स फार्मर? उनको फार्मर पता है कि नहीं है, कुछ नहीं है। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं सत्यजीत हांगे के साथ, जिन्होंने 1000 करोड़ की ऑर्गेनिक फूड्स की ग्लोबल कंपनी बनाई है। 40 इयर्स बैक एक एप्पल में से आपको जो न्यूट्रिशन मिलता था, आज आपको उतना ही न्यूट्रिशन मिलने के लिए 32 एप्पल्स खाना पड़ता है। दिस इज द स्टेट ऑफ फार्मिंग। और इंडिया में क्या हो गया? क्योंकि यूएस की इतनी कंपनीज आ गई इंडिया में 1991 में, उसकी वजह से हमारा मार्केट, मास मार्केट, सस्ते प्रोडक्ट की वजह से हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं इन टर्म्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। गवर्नमेंट मेरे पीछे आएगा, जो चल रहा है वो भी बंद गिराएगा। आप अगर एग्रीकल्चर कॉलेज को देखते हो जो ग्रेजुएट्स को सिखाती है फार्मिंग के बारे में, इनके पूरे 4 साल के कोर्स में आपको इंडियन वेज ऑफ फार्मिंग में 4 हफ्ते की भी सिलेबस नहीं है। यील्ड बढ़ाने के चक्कर में हम सॉइल को और कस्टमर की हेल्थ को बर्बाद ना करें। लास्ट ईयर हमको माननीय मुख्यमंत्री ने पानी फाउंडेशन के प्रोग्राम में रिवॉर्ड भी दिया है कि हमने फार्मर का इनकम 25 से 40% बढ़ाया है विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प। पहले वो क्या करते थे एंड आफ्टर TBOF केम इनटू द पिक्चर क्या करने लग गए? इंडियन ड्रीम के बारे में क्या सोचते हो आप? Quality of life is bullshit. You buy a house in Bandra for 1 lakh a square feet. You come down, crappy, shitty roads and streets. तू मेरे से private लोग economy को boost कर रहे हैं with all these difficulties. A young guy like you who earns money will love to set up in Dubai and New York. इंडियन ड्रीम के बारे में क्या सोचते हो आप? Indian dream in the sense India as a हाँ, market. लाइक जो हमें वहाँ बेचते रहते हैं ना कि इंडिया द नेक्स्ट बिग थिंग, जो नैरेटिव गवर्नमेंट बनाती रहती है। यार मैं आ रहा था अभी यहाँ पे, साइड में देख रहा था मैं, नॉट वन क्लीन स्ट्रीट, वो और नॉट फुटपाथ। तो मुझे वन वॉकेबल फुटपाथ दिखा। मैं BKC में था सुबह, आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक। BKC इज लाइक वो US का एम्बेसी के बाजू में चल रहा था मैं। इवन दैट स्ट्रीट इज ब्रोकन, दिस दैट। प्राइवेट इंफ्रा सुपर, यू गेट आउट ऑफ प्राइवेट इंफ्रा, यू कम टू पब्लिक इंफ्रा, क्रैपी। सो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, वो ढंग का नहीं हो जाता, हाउ विल यू एक्सपेक्ट इंफ्रा जो पब्लिक है वो थोड़ा चलना चाहिए यार। इट शुड सपोर्ट ग्रोथ, इट शुड सपोर्ट स्टाफ। ये तो ठीक है, तू मेरे से प्राइवेट लोग इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं with all these difficulties. Quality of life is bullshit. You buy a house in Bandra for 1 lakh a square feet. You come down, crappy, shitty roads and streets. बिल्कुल। I mean, quality of life देखना तू। A young guy like you who earns money will love to set up in Dubai and New York. Why would you put up in? अभी देख हमारे से इंडिया का बहुत लगाव है, all these aspects are there, but India as a superpower, China grew on strong public infra and US तो क्या infra है बॉस, खतरनाक। Cleanliness, infra, these are simple things. Education in India, you pay income tax. Where you and me put your kids in government schools? है ही नहीं, वो लायक ही नहीं है। You have to pay income tax 40% and then pay your education 4 lakh fees a year in India and pay private health infra करेक्ट for your medical. मतलब क्या है? वो तो ठीक है कि इमोशनल कनेक्ट है, थोड़ा सिक्योरिटी है ग्लोबली, इज नॉट अ एनिमी ऑफ मेनी कंट्रीज, वैसा लॉन्ग टर्म है। आई थिंक डिविडेंड है अपने पास, डेमोग्राफिक करने लायक बहुत कुछ है, टैलेंट है, कल्चर अच्छा है, डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है थोड़ा, बट अनलेस दीज पब्लिक थिंग्स गेट एंड इवन आवर पर्सनल डिसिप्लिन, द काइंड ऑफ डिसिप्लिन आई थिंक इन जनरल पब्लिक हैज, यू नो यंग गाइज ऑल्सो, थूकना, गो टू ट्रेन्स, कचरा डालना। देख मैं सुबह कुछ देख रहा था, मिजोरम में पीपल यू नो आर सो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, बट everywhere else in India it's not so. I think that is a culture change that will take a lot of time, or in case we were not a democracy, somebody who would have ruled us would have made it, you know, a law, and then people would have changed. Like British rule came inside, Britishers built infrastructure that yet survives today after 120 years. मेरे गांव में डैम है, it's completed 120 years, immaculate. गवर्नमेंट बीच में 2000 साल में उसका हाइट इंक्रीज किया, पूरा मिट्टी डाल दी, उसमें पेड़ आ गए। ब्रिटिश का काम पूरा पत्थर का है। जो स्टोन का प्लेग इनॉग्रेशन के लिए किया था वो भी इंक निकल गया। ब्रिटिश का इंक 1890 का है, अभी तक वो एक लेटर निकला नहीं है। विलेजेस टेल मी कि वहां पे when they were ruling it was proper law and order. Canals used to throw water every month. You wouldn't need a well, you wouldn't need any water infrastructure. Now water comes in once in 4 months. There are more than 900 robberies that happen for water and they bribe the government officials to give them this. How will you survive? तो क्या है मतलब, आर द पीपल इन लाइक वो वेस्ट के लोग
टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, समझते सही चीजें हैं, करते ही लॉन्ग टर्म है, डिसिप्लिन्ड है, बेसिक हाइजीन, क्लेanलीनेस, एटिक्वेट, रूल, ओबेइंग रूल, वो चीज है। यहाँ पे लीविंग सम पॉकेट्स इन सम सिटीज 90% इज बाय द रूल, इतना नहीं कोई चलता। ठीक है, गोइंग बैक टू योर स्टोरी, कैसे किया था और क्यों किया था? See, we are sons of farmers, me and Ajinkya. Come from the small village called Bodni. और तब farming in the last 50 years has gone to the dogs. There's nothing. हाँ, मतलब क्या है, फार्मिंग में कोई करियर करना नहीं चाहता, पैसा नहीं है, सोशल रिस्पेक्ट नहीं है। तो पिताजी को लगा कि यार यहाँ पे कुछ फ्यूचर नहीं है, आप बाहर जाके पढ़ो। तो पूना में हमको एक बोर्डिंग स्कूल में डाला और वहां पे फिर वी टुक आवर एजुकेशन इन पूना। जो बोला गया था, MBA करो, बाहर सर्विस करो, we did all of that. Got working with banks. I was working with Citibank. Correct. And then that's how our background is. That's how we got kind of started. ये कब स्टार्ट किया अपने? जो पपाया स्टोरी थी उसमें जो भी किया था वो थोड़ा बताओ। लाइक 2012-13 में किया था? So when we came back, क्या था? हाँ, I think 2012 में वापस आ गए थे खेती करने जॉब के बाद। और फिर गुड़गांव में थे ना, दिल्ली गुड़गांव साइड थे ना? हाँ, गुड़गांव में था, सिटी बैंक में, बॉम्बे में था, पूना में था। और अजिंक्य भी सेम करियर, MBA करके जॉब किया, HSBC में था। और फिर गांव आने के बाद, गांव तो आए थे कि वहां पे मजा बहुत है, मजा इन द सेंस जॉय है गांव में रहने का। जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे और वहां पे समर हॉलिडे और दिवाली हॉलिडे के लिए आते थे, तो वो हमको बहुत माहौल पसंद था। हमारा एक पुराना घर है जिसको वाड़ा बोलते हैं, जो पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है, वो गिर रहा था, अभी हमने उसको थोड़ा फोर्टिफिकेशन किया है। वहां पे रहते थे, सामने गाय, भैंस, बैल और खाना उगाने के सब फार्मिंग चलती थी, और वहां पे आके बहुत ही मस्त लगता था। लेकिन ये ना जो सोशल कंडीशनिंग है कि गांव आना मतलब आप प्रोग्रेसिव नहीं हो, अब खेती करना मतलब आप प्रोग्रेसिव नहीं हो, इसको डीकंडीशनिंग करने में हमारे 5, 6, 7, 8 साल निकल गए शहर में। फिर समझ में आया कि शहर का जो सपना है वो पूरा नहीं है। वन थिंग इज देयर, मनी इज देयर, बट what money gets you or should get you is satisfaction, joy, peace, वो नहीं है। तो यहाँ पे तो प्रॉस्पेरिटी है लेकिन पीस नहीं है। तो हमने सोचा कि यार गांव में पीस है, प्रॉस्पेरिटी अगर हम ला सकते हैं वहां पे, तो कॉम्बिनेशन जो लाइफ में लगता है वो मिल गया, इसलिए गांव आए थे। ब्रांड, बिजनेस ये तो दिमाग में था ही नहीं, था कि खेती करो, मस्त खाओ, वहां पे गांव में रहो। 2012 में तो वापस आने के बाद वी रियलाइज्ड कि यार ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। यहाँ पे तो ग्रीन थी लेकिन वो सस्टेनेबली ग्रीन नहीं रहेगी। पिछले 50 सालों में जो खेती में तरक्की हुई है वो सारे केमिकल और मोनोक्रॉपिंग और इन सारी चीजों से हुई है, जो सस्टेनेबल नहीं है। पिछले 50 सालों में मेरी खेती का गन्ने का उत्पादन 90 टन पर एकड़, इट्स कम डाउन टू 30 टन पर एकड़। एंड देन व्हेन आई आस्क्ड द वर्कर्स हु वर वर्किंग विद मी ऑन द फार्म, दे सेड केमिकल डालने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी it's gone for a toss, water holding capacity gone for a toss। शॉर्ट टर्म में ज्यादा उग रहा है बट लॉन्ग टर्म में कम हो रहा है, ऐसा? हाँ, लॉन्ग टर्म में सॉइल को आप हार्म कर रहे हो जब केमिकल डालते हो, सॉइल की माइक्रोबायोलॉजी को आप खत्म कर रहे हो। तो दैट मेड अस थिंक कि यार इसमें कहां पे फिर जॉय और सेटिस्फैक्शन है। अगर हमें पता है कि हम कुछ चीज डिस्ट्रॉय करके उसमें से हमारा इनकम निकाल रहे हैं और अगले 20-25 सालों में ये एंड हो जाएगा, तो उसमें कहाँ जॉय है। तो फिर रिफ्लेक्शन करना शुरू किया कि यार सस्टेनेबल तरीका कौन सा है फार्मिंग करने का, जिसमें मजा आए और लगे कि हम वापस भी दे रहे हैं और उसमें से अपना जो भी है ले रहे हैं। तो फिर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग, ये सारे सिनोनिम्स है। बेसिकली फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल्स, ये तरीका हमने जाना और फिर देखा कि यार 40-50 साल पहले तो मेरे परदादा इसी तरह की खेती कर रहे थे, उनके भी पिताजी उसी तरह की खेती कर रहे थे। रिकॉर्डेड 5000 years ऑफ हिस्ट्री इंडियन एग्रीकल्चर उसी सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं। एक गाय थी, गोबर से खेती होती थी और वो अन्न उनको न्यूट्रिशन देता था। तो फिर ये सिस्टम ब्रेक क्यों किया? ब्रेक कब हुआ? तो समझ में आया कि यार ये 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सिस्टम ब्रेक किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो फैक्ट्रीज जर्मनी में नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे थे बॉम्ब्स बनाने के लिए, वो खाली रह गए, तो उन्होंने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाना शुरू कर दिया और चीप डंपिंग शुरू की। तो फिर ये सब जानने के बाद हमें लगा कि तरीका बदलना चाहिए। जो हमारे परदादा कर रहे थे वो सही तरीका है, और वैसे फिर खेती करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में जो प्रोडक्ट हमने जो पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते, वो अच्छा था कि
खाना नहीं था लोगों के दुनिया के पास, ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो सबके पास खाना आ गया, ऐसे कुछ था ना, मतलब व्हाट वाज हाँ, सकते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली आई थी कि उतना फूड नहीं था, फूड ग्रेन्स नहीं थे इंडिया में और उसकी कमतरता आ गई थी, बट उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन किसने स्टडी नहीं किया है। और अभी अगर देखते हो तो मेजॉरिटी फार्मर्स लाइक 60-70% फार्मर्स ग्रो कैश क्रॉप्स एंड नॉट फूड क्रॉप्स। तो अब 30% ही फार्मर्स फूड क्रॉप्स उगा रहे हैं जिससे खाना आता है। खाना मतलब आपका सब्जी, फल, ग्रेन्स, लेग्यूम, लेंटिल, पल्सेस जो आप खाते हो। आप शुगर केन नहीं खाते, आप कैनोला नहीं खाते, आप पाम नहीं खाते, इनका तो सब कमोडिटीज बनता है और वो बिकता है। तो अगर 30% फार्मर ही फूड ग्रेन उगा रहे हैं तो उनको आप इंसेंटिवाइज करो ना, 30 से 40% करो तो इनफ फूड फॉर द वर्ल्ड है। लेकिन क्यों 30 से 40% नहीं हो रहा है? क्योंकि उतना उनको इनकम नहीं मिल रहा है उस एक्टिविटी से या उस प्रोड्यूस से, इसलिए वो कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए था जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया कि लॉन्ग टर्म इज these न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, व्हाट implications विल दे हैव ऑन सॉइल हेल्थ। उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ग्रीन रेवोल्यूशन का किसने स्टडी नहीं किया था। और वाकई वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त ही फर्टिलाइजर्स, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू कर दिया था। तो किसी के पास 40 साल के बाद क्या होने वाला है ये पता नहीं था। 40 साल के बाद माइक्रोबायोलॉजी सॉइल की खत्म हो जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, न्यूट्रिशन खाने में रहेगा ही नहीं, ये परिस्थिति आएगी। ये किसी ने देखा भी नहीं था। आज परिस्थिति क्या है कि सॉइल की माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो गई है, जो न्यूट्रिशन, जो खाना उग रहा है वो सॉइल में, उसमें कुछ ताकत ही नहीं है। 40 इयर्स बैक एक एप्पल में से आपको जो न्यूट्रिशन मिलता था, आज आपको उतना ही न्यूट्रिशन मिलने के लिए 32 एप्पल्स खाना पड़ता है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ फार्मिंग टुडे। इंडिया में क्या अक्रॉस द वर्ल्ड? अक्रॉस द वर्ल्ड इस तरीके का फार्मिंग अक्रॉस द वर्ल्ड यूएस में नहीं हो रहा है। हाँ, यूएस में तो लार्ज स्केल पे मोनोक्रॉपिंग, द काइंड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज्ड आर 3x 4x देन व्हाट दे यूज इन इंडिया। देन ऐसा क्यों कि यूएस का, यूरोप का खाना इतना अच्छा होता है, उनके इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक होते हैं जो बोलते रहते हैं, उसकी रियलिटी क्या है फिर? यूएस में तो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, वहां पे मेरे 20-25 हजार कस्टमर्स हैं, हम जाते रहते हैं, इसी चीज पे हम बातें करते रहते हैं लोगों से। मॉल्स जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट उठाते हैं, उनका बैक ऑफ पैक देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं। खाना यूएस में इज वन ऑफ द वर्स्ट क्वालिटी फूड्स यू विल गेट इन द वर्ल्ड। यूरोप में अच्छा है, बट लोगों को लगता है यूएस का खाना बहुत अच्छा है, बहुत ऑर्गेनिक है, हेल्दी है। अभी ऑर्गेनिक जो है वो अच्छा है, लेकिन मेजॉरिटी फूड तो वहां पे ऑर्गेनिक नहीं है। वहां पे वीट में इतना हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, वहां पे जीएमओ क्रॉप्स अलाउड है, तो इतने सारे न्यूअर वेरिएंट्स है कि उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन हेल्थ क्या है, कैसा होगा पता नहीं। बट यूएस में क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कॉर्पोरेशंस अगर पैसा कमा रहे हैं, धंधा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती। आपके सेहत के साथ खेल रहे हैं वो बाद में देखते हैं, इमीडिएटली क्या हो रहा है, इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा है, तो दे प्रमोट एंड दे अलाउ सच काइंड ऑफ स्टफ टू हैपन। यूएस में खाने की सीन बहुत बेकार है। आप गेहूं यूएस में खाओ, आप बेकरी प्रोडक्ट्स यूएस में खाओ, आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ एलर्जी या कुछ ना कुछ आपको हो जाएगा। अब वही चीज यूरोप में खाओ। यूरोप में उन्होंने इतनी, यूरोप इज फार क्लीनर, फार बेटर फार्मिंग देन यूएस। तो यूरोप दे हैव अंडरस्टूड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। वहां पे आई थिंक मोर देन कैपिटलिस्ट फोकस, इट्स अ फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ। तो वो लोग ये सारे तरीके प्रमोट नहीं करते हैं। वो खाने पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स है, क्या डाल सकते हो आप, इवन केमिकल्स फार्म में उसका मिनिमम रेजिड्यू लेवल्स तय किया जाता है, और इसी वजह से खाने की क्वालिटी फार बेटर है यूरोप में। तो अगर मैं दोनों एग्जांपल लूं, इंडिया में रहता हूँ, यूएस में रहता हूँ, जैसे मैं बाली गया था, आपको बता ही रहा था कि वहाँ पे मैंने खाना खाया, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा और मेरे को फील हो रहा था कि दिस इज मच बेटर इंग्रेडिएंट देन व्हाट आई ईट इन इंडिया। अब मैं इंडिया में हूँ, तो मुझे कहाँ से इंग्रेडिएंट मंगाना चाहिए? शुड आई ऑर्डर इट फ्रॉम रैंडमली फ्रॉम स्विगी, जेप्टो, जोमेटो, जो सब्जी आ रही है मंगा लूँ, या कोई पर्टिकुलर शॉप्स में जाके खरीदूं ऑर्गेनिक, क्या उसमें देखूं, कैसे पता लगेगा अगर मुझे एकदम टॉप क्वालिटी खाना? आपको तो रिसर्च करना चाहिए कि क्या मिल रहा है आपको, कौन से ब्रांड्स हो या मूवमेंट्स हो जो आपको अच्छा क्वालिटी का खाना खिला सकते हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जितना टाइम आपके मोबाइल सिलेक्शन में, जितना टाइम कपड़े के सिलेक्शन में, आप विंडो शॉपिंग करते हो, बहुत टाइम बिताते हो, उतना आप आपके खाने के सिलेक्शन में नहीं बिताते। आपको बिताना चाहिए। आपको नो योर फार्मर, नो योर फूड सोर्स करना चाहिए। जो क्लीन फूड ब्रांड्स आ रहे हैं, दे माइट नॉट बी परफेक्ट, but they are one step better than the legacy brands, because
they are built on the premise that the food system is broken. तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार आके ये क्लीन फूड ब्रांड्स काम कर रहे हैं, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए. आपके कम्युनिटी के पास जहाँ पे फार्मर्स मार्केट है, जहाँ पे डायरेक्टली फार्मर आके बेचता है, कोई ना कोई इनिशिएटिव्स है. जैसे बॉम्बे में बांद्रा में देयर इज अ इनिशिएटिव बाय कविता मुखी वेयर देयर इज एन ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट. आप वो मार्केट में जाओ. शरण का एक ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट है अंधेरी जुहू में, वहां पे जाओ और वहां पे आपको फार्मर्स और इनिशिएटिव्स मिलेंगे. वहां पे 100% सोल्यूशन नहीं है, बट इट्स फार बेटर ऑफ देन what you have. And then when you support such movements, when you support such brands, after a period of a lot of time, you will find that such initiatives are succeeding and then consumers are getting better quality of food. आप यूएस में तो आप कैसे खाते हो? Like where do you go out restaurant की आप शॉपिंग करते हो, क्या करते हो? नहीं, यूएस में तो पहली बार जब हम गए थे, आई थिंक 42 डेज वहां पे रहे थे. और मेरी ब्रांड और बिजनेस कम्युनिटी ड्रिवन है. बहुत सारा कम्युनिटी से हमने इंस्पिरेशन और सपोर्ट लेके बनाया है. तो हमने एक सिंपल मैसेज डाला था इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे कि हम वहां पे आ रहे हैं और यू नो कैन एनीबॉडी हेल्प अस इन एनी वे. तो 42 डेज में से 40 डेज कंज्यूमर्स के हम कस्टमर के घर पे ही रहे थे. घर पे रहे. जो हमारा ये घी खा रहे थे, आटा खा रहे थे, जैगरी खा रहे थे, रोज शाम के लिए मुझे मेरा ही खेत का खाना, मेरे ब्रांड का खाना. रुके थे आप उनके घरों पे? हाँ, राइट फ्रॉम आई थिंक वी लैंडेड इन एसएफ में थे, फिर एलए में थे, फिर टेक्सास, डैलस, ह्यूस्टन में थे, फिर न्यू जर्सी में थे, न्यूयॉर्क में थे. हर जगह पे हम 7-8 दिन रहे. वहां पे हर शाम को कस्टमर के घर पे जो आजू बाजू की कम्युनिटी है उनके लिए कस्टमर डिनर अरेंज करता था, जहां पे हम फार्मिंग, क्लीन फूड के बारे में बात करते थे 2-2 घंटा. और वहां पे सब लोग खाना खा के हमारे फार्म के ब्रांड के प्रोड्यूस से खाना बनता था. तो हमने तकरीबन 1500 लोग को 40 दिन में मिले और 2-2, 3-3 घंटे के लिए उनसे बात किया है शाम को. तो यूएस में हमने वैसे किया. लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑप्शन देखने जाओ तो यूएस में रेस्टोरेंट्स हो या मॉल्स हो, आपको क्लीन फूड के ऑप्शंस बहुत कम है. वहां पे टेस्ट और फास्ट फूड का कल्चर बहुत तगड़ा है और वहां पे फिर ओबेसिटी और बाकी क्रॉनिक इलनेसेस की भी रेशियो बहुत ज्यादा है. तो बाहर खाना आपको अच्छा नहीं मिलता है. इवन घर में जो इंग्रेडिएंट्स से खाना बनाते हैं, बहुत ही लिमिटेड क्लीन इंग्रेडिएंट्स है वहां पे. वेरी वेरी आयरॉनिकल बट वेरी कंसर्निंग दैट हाउ प्रोग्रेस इन फार्मिंग हैज लेड टू डिप्लीशन इन क्वालिटी ऑफ फूड. वही मैं सोच रहा था कि मतलब आदमी जाए तो जाए कहाँ. तो इंडिया में अगेन आप कह रहे हो, आप यूरोप जाओ, आप बाली जाओ, आप ट्रॉपिकल कंट्रीज जाओ, जहाँ पे उनका प्रोड्यूस और यील्ड ज्यादा है, जहाँ पे ये टेक्निक्स जो है मॉडर्न फार्मिंग के इतने इनरोड्स नहीं किए हुए हैं. और ट्रॉपिकल कंट्रीज आर ब्लेस्ड बाय नेचर, दे हैव अ वेरी गुड यील्ड, दे हैव वेरी गुड वाटर. सो आपको वहां पे क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत अच्छा मिलता है. समझ गया मैं. और अगर आप बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में रहते हो तो ऑर्गेनिक जगह ढूंढो, ऑर्गेनिक जगह से जितना खरीद सकते हो. ऑर्गेनिक ढूंढो, सस्टेनेबल ढूंढो, जो मूवमेंट कॉन्शियस लिविंग और कॉन्शियस फूड के अराउंड बिल्ड किए हुए हैं. बहुत सारे कैफेज है, बहुत सारे आई कैन नेम लाइक 5 कैफेज इन बॉम्बे हु डू दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स, इन बैंगलोर हु डू दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स. यू आइडेंटिफाइड. आप जब आपका थिंकिंग और आपका सीइंग वहां पे डायरेक्ट करोगे तो आपको सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएगा. दिल्ली में कैफेज, रेस्टोरेंट्स है जो इस धरती पे बने हुए हैं, तो आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा. 10 साल पहले जब हमने ये मूवमेंट शुरू किया तो सोल्यूशंस बहुत कम थे, बिकॉज सक्सेस स्टोरीज भी बहुत कम थे. अभी हमारा सक्सेस स्टोरी हो गया है. वैसे ही बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जिससे इंस्पायर होके मेनी पीपल हैव टर्न टुवर्ड्स दिस. आई थिंक इवन द यंगर जनरेशन, you know, is wanting to live cleaner, wanting to live fitter. They are partying less, they're getting up in the morning and, you know, gymming more, they are doing all these health stuff more. ठीक है. If you can name a few brands, fellow brands which are doing good work according to you. See, in the cafe range, because you know, I've been in Bombay for quite some time. There is a cafe called Suzette Kitchen Garden, which does nice stuff. Yeah, Juhu में भी है. Yeah, there is Earth Cafe, which does. इसके बगल में जो. हाँ, it does again very good eating stuff. There is, I think it's called Yoga House. It's in Bandra. It's a beautiful, small little place which has a studio and then a cafe on top. It makes stuff with millets and whole foods and all. Yoga House is nice. Then, you know, so I think these are some of the ones in Bombay. In Bangalore, there is a very nice, I think it's called Go Desi or something, not Go Desi, but something else. It's a cafe cum restaurant. Very good food, very good stuff you get out there.
across, I think even there is a cafe in Delhi called Greener. ग्रीन है, मैं सोच रहा So था Greener does very good quality stuff. साउथ दिल्ली में ना, साउथ दिल्ली में है। ठीक है, तो है गॉड। ठीक है, तो दिस इज द रीजन, जब आप वापस गए आपने देखा कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्टिविटी खराब हो रखी है, देन आपका आप लोग सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, हम कैसे ऑर्गेनिकली कर सकते हैं, करेक्ट? ठीक है, वहां से एक बार कंटिन्यू करते हैं। हमने तो जो हमको वहां से फीड आ रहा था, हम खेती कर रहे थे, मैं और अजिंक्य 4 साल हमारे हाथ से वहां पे खेती कर रहे 11 थे, to 15 11 to 15, और हम इनपुट ले रहे थे, खुद एक्सपीरियंस ले रहे थे कि इसका लॉन्ग टर्म क्या इम्प्लीकेशंस है, हमको एक्चुअल समझ आया फार्म था। में बैठ के आप हम एक्चुअल फार्म में बैठ के गाय का सुबह गोबर निकाल के उसका खाद बना के उसको फार्म में डिस्पर्स करके सीडिंग एक्टिविटीज, फर्टिलाइजिंग एक्टिविटीज, पंचगव्य स्प्रेइंग एक्टिविटीज, हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये सारा हम खुद करते थे, और अभी भी खुद करने में हमको जबरदस्त मजा आती है। ये हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि 2 पैसा बचाओ उसमें से, गांव में वैसे भी लेबर की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, बट हमने जॉब छोड़ा ही था कि हमको ये सारे फिजिकल एक्टिविटीज करने में मजा आती है। और आप भी अगर कर पाओ और करने का मौका मिले तो आप फार्म में बेयरफीट सॉइल को हाथ लगा के काम करो। आप जो स्पा के लिए पैसा दोगे ना, उतना आप रिफ्रेश हो जाओगे अगर आप सॉइल में खुद के हाथ से काम करते हो। और अभी साइंस भी बोल रहा है कि अगर आप सॉइल में काम करते हो तो जो माइक्रोबायोलॉजी सॉइल की है वो आपके पेट में जाके वो आपकी गट की माइक्रोबायोम फॉर्म करती है, और जितना माइक्रोबायोम स्ट्रांग है उतना आपको आपकी सेहत अच्छी है। आज के बच्चों के साथ इन द सिटीज वेयर एवरीथिंग इज अल्ट्रा हाइजीनिक एंड अल्ट्रा सैनिटाइज्ड, उनका वो माइक्रोबायोम बहुत वीक है क्योंकि उनको सोर्स ऑफ बैक्टीरिया ही नहीं है। तो मिट्टी में खेलना, खेत में काम करना, बाकी एनिमल्स के साथ रहना, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ पॉजिटिवली। तो हम उसी के लिए हम खेती कर रहे थे, और फिर उसको इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाना ताकि हम ये जिंदगी भर कर पाए, इसलिए हमने ब्रांड निकाला और ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट्स भेजना शुरू कर दिया। तो वैसी हमारी जर्नी हुई। शुरुआत में खेती शुरू किया, ऑब्जर्वेशंस किया, समझा कि जो तरीका की खेती चल रही है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो उसमें क्या चेंजेस लाए। तो हमने रिफ्लेक्ट किया कि 50 साल पहले कैसी खेती होती थी, गाय होती थी, उसका गोबर होता था, गोबर से खाद बनता था, तो हमने वापस गाय लाया, ट्रैक्टर को बाजू में रखा और वापस ट्रेडिशनल फार्मिंग शुरू किया। मिक्स फूड क्रॉपिंग, आप जो मोनोक्रॉपिंग देखते हो कि खेतों खेत सिर्फ गन्ना, खेतों खेत सिर्फ बनाना, वो लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप मिक्स क्रॉपिंग लगाना शुरू कर दिया, मोनोकॉट्स विद डाइकॉट्स, उससे खेत की सेहत भी अच्छी रहती है और जो फल निकलते हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस निकलते हैं। फिर मल्चिंग शुरू किया, जो दिल्ली के आजू बाजू किसान सब जला देता है और एयरपोर्ट बंद रहता है, वो मल्च है, वो कार्बन है, वो वापस जमीन में जाना चाहिए, वो सोना है जमीन के लिए। सारी माइक्रोबायोलॉजी आपकी बैक्टीरिया, फंगाई, नेमाटोड, प्रोटोजोआ, अर्थवर्म्स, ये सारा फीड करती है वो कार्बन पे। तो हमने जाना कि यार ये सोना है, उसको वापस जमीन में गाड़ दो। ऐसे करते करते स्लोली हमारी सॉइल हेल्थ अभी बढ़ने लगी है, और जो चीज हमारे फार्म पे उगती है उसमें इंट्रिंसिकली न्यूट्रिशन 3x to 5x है। और फिर जो अभी ब्रांड के नीचे हम जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसका बनाने का तरीका भी हमने क्लीन रखा। एक तो फार्मिंग प्रोसेस है, हमने जाना कि यार आजकल जो खाना बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें मैनिपुलेशन और एडल्ट्रेशन जबरदस्त होता है फैक्ट्री लेवल पे। और लेगेसी ब्रांड्स इसी वजह से बहुत हेट उनके बारे में है कंज्यूमर के माइंड में। तो हमने वापस 50 इयर्स बैक कैसे हो रहा था, हमारी ग्रैंडमदर खाना कैसे बना रही थी, वो घी कैसे बनाती थी, वो तो घी क्रीम निकाल के, क्रीम को मेल्ट करके एक बार सप्लाई चेन एकदम 2 प्रोडक्ट लेते हैं, आपका घी है और आपका आटा है, दोनों एक बार आप समझाओ स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे खत्म होता है, इफ यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस। घी इज इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशन। घी देसी गाय का होता है कंपलसरी, जिस गाय के दूध में वो A2 प्रोटीन है जो साइंस ने अभी वैलिडेट किया है, वो देसी गाय का दूध हम निकालते हैं। हमारे खुद के गाय है, 2 टाइम हमारे खुद के प्लांट पे वो दूध आता है, उसको ल्यूक वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसमें फिर दही जमाते हैं, जामुन डालते हैं, दही उसके अंदर डालते हैं, दही उसके अंदर डालते हैं। दही मतलब लैक्टो एसिड बैसिल है, तो वो पूरा दही बन जाता है ओवरनाइट। दूसरे दिन सुबह 4 बजे उसका चर्निंग शुरू होता है दही का, उसमें से मक्खन निकलता है और फिर मक्खन को मेल्ट करके घी बनाते हैं। तो ये 4-5 स्टेप प्रोसेस वाला हो गया, जो पिछले 5000 सालों से इंडिया में घी ऐसे ही बनते जा रहा है। अगर कृष्णा का फोटो देखो, उसकी माता जी
दही को बिलौना करके मक्खन निकाल रही है, वो तो क्रीम निकाल के मेल्ट नहीं कर रही है। अभी 99% ऑफ घीज अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या होता है वो लोग क्या करते हैं, 99% ऑफ घीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम द क्रीम मेथड। वो दूध को ना लेते हैं, क्रीम सेपरेटर डालते हैं, क्रीम निकालते हैं, दूध को लो फैट मिल्क बोल के भेज देते हैं, उनका पैसा निकल गया, और वो क्रीम को मेल्ट करते हैं, वो हो गया क्लैरिफाइड बटर, जिसको वो घी बोलते हैं। लेकिन ओरिजिनली घी, इंडिया इज द ओरिजिनेशन ऑफ मेकिंग घी इन द वर्ल्ड। ओरिजिनली घी ऐसा कभी बनाया नहीं गया था। ओरिजिनली घी ये 5 स्टेप प्रोसेस से बनाया गया था। आप अगर उसको साइंटिफिकली स्टडी करो तो क्यों दूध को हम दही बनाते हैं, उस प्रोसेस में क्या होता है कि दूध में जो लैक्टोस होता है, वो लैक्टोस बहुत जन को पचता नहीं है और उनको लैक्टोस प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो लैक्टोस ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड में, विच इज मोर डाइजेस्टेबल बाय यू। सो फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू बिकम कर्ड मेक्स इट मोर डाइजेस्टेबल। फिर कर्ड को चर्न करके मक्खन, फिर मक्खन को मेल्ट करके घी। दिस घी मेल्ट्स बिलो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। दिस घी इज classified as medicine by Ayurveda since the last 5,000-7,000 years old. Even in traditional communities like Marwadi Jain community में बोलते हैं कर्जा लो लेकिन घी खाओ। घी का भी जो मात्रा है खाने का is very high because they have understood the importance of having ghee in their meals. Ghee was never fattening. What was fattening was clarified butter made out of cream, which is a modern dairy cell. That is fattening. That is not good for your health. That increases your bad cholesterol. This ghee increases your good cholesterol. तो हमने सिर्फ साइंस को ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से जोड़ा, दोनों खेती में भी और प्रोडक्ट मेकिंग में भी। दूसरी जो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट होता है वो आटा है, खपली आटा। वो खपली आटा है। खपली ये शब्द किसी को पता नहीं था 10 साल पहले, ये हमने इंडिया में रेवोल्यूशन लाया। 10 साल पहले हम एक फेस्टिवल में हमारे गांव में हमारे माताजी ने लापसी बनाया था। लापसी इज अ ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश। वो बनता है ब्रोकन गेहूं, जैगरी, गुड़ और घी से, और वो लापसी टेस्ट में बहुत अलग था। तो हमने माताजी को पूछा कि ये अलग क्यों है, तो बोली कि इसमें मैंने खपली गेहूं डाला है। तो वो खपली क्या है, बोली ये बहुत पुराना वैरायटी है, ये परदादा के तरह समय से आते जा रहा है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में गवर्नमेंट ने बोला कि आप ये मत लगाओ कि इसका यील्ड कम है, ये 8-10 सैक्स ही आता है, आप मॉडर्न वैरायटीज लगाओ जिसका 20 सैक्स आता है। लेकिन ज्यादा यील्ड जो आता है वो ग्लूटेन ज्यादा आता है, वो न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं है। वो अपने को आज समझ में आ रहा है। अब आज ग्लूटेन इंटॉलरेंट प्रॉब्लम हो रही है। हमारे परदादा को कभी गेहूं खाने के बाद ग्लूटेन इंटॉलरेंट नहीं थी, आजकल जमाने के बच्चों को हो रही है। व्हाई? बिकॉज द वैरायटी ऑफ व्हीट हैज चेंज, इट हैज मोर ग्लूटेन, इट हैज लेस फाइबर। तो हमने ये लैब टेस्ट करवाया, हमको समझ में आया कि खपली में 50% लो ग्लूटेन और 50% हाई फाइबर है। तो 3 एकड़ में हमने इसको प्लांटेशन शुरू किया था, अवेयरनेस शुरू किया, सर्टिफिकेशन शुरू किए, लैब टेस्ट शुरू किया, और अभी 9-10 साल के बाद 4,500 एकड़ में हम ये गेहूं लगा रहे हैं। किसानों को 2 से 2.5 गुना दाम दे रहे हैं, और इतने सारे कस्टमर्स की लाइफ चेंज हुई है। जिसने गेहूं खाना छोड़ दिया था, जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस था, जिसको ब्लोटिंग था, जिसको शुगर स्पाइक होता था खाने के बाद, इन सारे की जिंदगी में अच्छा फर्क लाए हैं। सो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। वैसे ही एक 20-25 प्रोडक्ट्स है जो इसी धरती पे बने हुए हैं कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्लीन इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशन और मेकिंग प्रैक्टिसेस क्लीन इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशन। एंड व्हाई द कैपिटलिस्ट कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज मेकिंग दिस क्रीम बटर, लाइक उनका फायदा क्या है इसमें? उसमें तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन है ना। उनका घी बिकता है 700-800 रुपए से, वो तो थ्रू कॉस्ट नहीं है घी का, लेकिन उनको पता है कि वो अगर प्राइस पॉइंट रिड्यूस करेंगे तो उनका मास मार्केट ओपन अप हो जाएगा, उनका टर्नओवर जबरदस्त हो जाएगा, और उनके हर चीज का एक प्रोडक्ट बनता है। उनका लो फैट मिल्क बनता है जहां से पैसे आता है, एक क्रीम का घी बनता है जहां से पैसे आते हैं। उनकी प्रायोरिटी उनका बॉटम लाइन और उनका टॉप लाइन, उनका रेवेन्यू और उनका प्रॉफिटेबिलिटी है। उनकी प्रायोरिटी आपकी और मेरी सेहत नहीं है। और यूरोप में ऐसे क्या डिफरेंट हो रहा है कि अलाउ नहीं हो रहा है? लाइक वहां पे गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स हैं कि हमें नहीं चाहिए सर। सो ये तो घी के बारे में हुआ। अभी इन जनरल अगर आप फूड के बारे में बात करते हो, यूरोप में गवर्नमेंट वहां पे बहुत सेंसिटिव है। वहां पे वैल्यू फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वे हायर देन यूएस और एनीवेयर एल्स, मोस्टली ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ये सब। हाँ, तो वो लोग ना अपने अपने रिसर्च के हिसाब से उन्होंने कंट्रोल और चेक लगा के रखा है कि हमारे खेती में इतना ही केमिकल आएगा। उनको लॉन्ग टर्म पता है कि ये डैमेजिंग है सॉइल और हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को और इकोसिस्टम को, तो उन्होंने चेक्स और बैलेंसेस लगा के रखे हैं।
वैसे चेक्स और बैलेंसेस यूएस में नहीं है। आप जनरली देखोगे तो यूएस हैज एन एटीट्यूड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उनको दिया भी बहुत है, उनका लैंड सरफेस बहुत है। यूरोपियन कंट्रीज have a limited land, and limited resources, and they try to live sustainably. उनका विचार भी, they are old cultures. They have, like Italy or France, they have a 3, 4, 5,000 year history of the culture evolving to where they are. US has a 200-year-old culture. So intrinsically they are different, attitude-wise they are different, and these governments are much more sensitive on what their people eat, how they stay, how they earn, and in general medical services and quality of life. So I think खाने पीने के बारे में यूरोप is far better और than इंडिया में क्या हो गया, मतलब did we just become victim to the western and UK पानी देना, गर्म पानी देना। हम बस क्योंकि यूएस की कितनी कंपनीज आ गई इंडिया में 1991 में, और यूरोप यूके की काफी कंपनीज आ गई है, मतलब नाम नहीं लूंगा मैं उनका, बट लाइक फूड फार्मर वाली कंपनीज जो है वो आ गई है इंडिया में, जिसकी वजह से हमारा मार्केट, मास मार्केट, वो सस्ते प्रोडक्ट की वजह से हो गया कि हमारे इसमें क्या हुआ, हमारे ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं इन टर्म्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये हो गया। व्हाट हैपेंड इन आवर कंट्री? सो आई थिंक इंडिया में बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज शिफ्ट होती है फ्रॉम क्वालिटी ऑफ फूड टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ये हुआ इनिशियली 1960s में, व्हेन बिकॉज बॉटम ऑफ द पिरामिड तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आता है, क्वालिटी ऑफ फूड इज अ चॉइस, बिल्कुल, सो उन्होंने वो केटर किया, विच वाज राइट ऑन देयर पार्ट। बट लाइक आई सेड, जो तौर तरीके उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए बोले किसानों को, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट स्टडी नहीं किया, एंड विच वाज आल्सो राइट। इमीडिएट हंगर क्राइसिस थी, उसको सफाइज करना था, तो दे लुक्ड एट दैट। दूसरी चीज है कि आपके ट्रेडिशनल वेज ऑफ फार्मिंग, अभी गवर्नमेंट का फोकस आया है, अभी वो ट्रेडिशनल वेज ऑफ फार्मिंग, नेचुरल वेज ऑफ फार्मिंग पे फोकस कर रही है, और बहुत सारे स्कीम्स बना रही है जहां पे कस्टमर्स, फार्मर्स को हेल्प मिलता है अगर वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करता है, तो अभी फोकस कर रही है। इनिशियल 60 इयर्स में वी ऑलवेज थॉट जो वेस्ट से आया हुआ है वो सही है, अगर वेस्ट मोनोक्रॉपिंग कर रहा है वो सही है, अगर वेस्ट यूरिया डाल रहा है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल रहा है वो सही है। तो ये सारा हमने ब्लाइंडली इस्तेमाल किया और तौर तरीके इस्तेमाल। आप अगर एग्रीकल्चर कॉलेज को देखते हो जो ग्रेजुएट्स को सिखाती है फार्मिंग के बारे में, इनके पूरे 4 साल के कोर्स में आपको इंडियन वेज ऑफ फार्मिंग, ट्रेडिशनल वेज ऑफ फार्मिंग पे 4 हफ्ते की भी सिलेबस नहीं है। एवरीथिंग इज कन्वेंशनल वेज ऑफ फार्मिंग, जो यूएस में होता है। यूएस में लैंड एरिया बड़ा है, नंबर ऑफ फार्मर्स छोटा है, एवरेज लैंड होल्डिंग पर फार्मर इज 5000 एकर्स। उसका डिजाइन अलग है, उसका क्रॉपिंग पैटर्न, उसका मैनेजमेंट अलग है, इंडिया में बहुत अलग है। लेकिन वो तौर तरीके आपने यहां पे इस्तेमाल क्यों किया? वहां पे तो केमिकल बेस्ड फार्मिंग ही हो सकती है, 5000 एकड़ में आप मिक्स क्रॉप फार्मिंग नहीं कर सकते, वहां पे लोग ही नहीं है, आपको मशीनरी बेस्ड फार्मिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे लोग है, यहाँ पे पर फार्मर लैंड साइजेस 3-4 एकर्स। आप तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर पीपल ऑन फार्म, and then we can become the basket of providing good food across to the entire world. The entire world cannot do organic like India can do. We have 12 months sun. We have a traditional know-how of how to farm sustainably. No other country has this kind of know-how. We have varieties and species of legume, lentils, millets, fruits, vegetables that are so nutritious that can grow with less water. We need to figure out कि yield बढ़ाने के चक्कर में हम सॉइल को और कस्टमर की हेल्थ को बर्बाद ना करें। इसको बैलेंस कैसे करना है वो फिगर आउट करना चाहिए। ये तो भी बात होगी ना, ब्लाइंडली कॉपीइंग व्हाटएवर द वेस्ट इज डूइंग। स्टार्टअप्स में भी हम कॉपी करते रहते थे, एंड 10 कॉपी कर रहे हैं तो 4 चलते थे, 6 बंद हो जाते थे, बिकॉज़ उनकी मार्केट अलग है, उनके पैसे अलग है, और हम बस ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं। दैट्स सही है, एपिंग द वेस्ट है। ये क्यों है? मतलब ये वो है ना, मतलब दैट कॉलोनियलिज्म माइंडसेट की हम हैं ही कम टाइप्स, हमें नहीं आता, बस कॉपी कर, वही है ना इन अ वे, लाइक सो ग्रास रूटेड इन टेक्निकली कि गवर्नमेंट भी ऐसे सोच रहा है इनको आता है, इनसे कॉपी कर लो, बिना सोचे समझे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। साउंड्स लाइक दैट। यस, आई एग्री। ठीक है। एंड थोड़ा आप उसके बारे में बताओ ना, सप्लाई चेन में भी आप घी का समझा रहे थे, आटे का समझा रहे थे, इसमें फार्मर्स के साथ जो आप इम्पैक्ट किया है 5000 प्लस फार्मर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सप्लाई चेन कैसे चलती है? लाइक हाउ हैव यू चेंज्ड द लाइव्स ऑफ द फार्मर्स? तो जब हमने तरीके की फार्मिंग शुरू किया ना, हमने किसी को कन्विंस नहीं किया कि आप स्विच करो केमिकल फ्री फार्मिंग को, इस तरीके की फार्मिंग को, क्योंकि किसान को बोलना तो उसकी जवाबदारी लेना है, वो हम ले नहीं सकते थे। तो हमने किसी को जगाया नहीं, हमने हमारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और हमने फार्म खुला रखा। किसको भी आके देखना है, आप आके देखो, आप रहो, आप इंटर्नशिप करो और आप सीखो।
तो उस आई थिंक 4-5 इयर्स के बाद बहुत सारे किसान थोड़ा इंस्पायर होने लगे कि हम बाहर से कुछ खरीद नहीं रहे थे, सीड बैंक भी खुद हमारा, फर्टिलाइजर भी खुद हम बना रहे थे, और हमारी जो फल या जो आउटपुट था उसको वैल्यू ज्यादा मिल रहा था. सो दे गॉट इंस्पायर्ड एंड देन दे केम एंड जॉइंड अस. अभी वी हैव अ टीम whom we call the farmer relationship managers. जब मैं बैंकिंग में नौकरी कर रहा था तब मैं रिलेशनशिप मैनेजर था, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट लाया कि farmer relationship managers, FRMs. Now we have a large team of FRMs that handhold farmers. वो उनको सीड से हार्वेस्ट तक पूरी जानकारी लेके हर महीना वहां पे जाके उनकी ट्रेसेबिलिटी, हमने एक ऐप बनाया, वहां पे ट्रेसेबिलिटी फार्म डायरी मेंटेन करके उनको गाइडेंस करके उनके प्रोड्यूस जब निकलती है उसको प्रीमियम देते हैं, क्योंकि इस तरीके के फार्मिंग में यील्ड ड्रॉप होती है. तो हम फार्मर्स को 20 से 40% प्रीमियम देते हैं. और लास्ट ईयर हमको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, माननीय मुख्यमंत्री ने पानी फाउंडेशन के प्रोग्राम में हमको एक्नॉलेज करके हमको रिवॉर्ड भी दिया है कि हमने फार्मर का इनकम 25 से 40% बढ़ाया है विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प. ओनली इनोवेशंस इन मार्केटिंग, इनोवेशंस इन प्रोडक्शन एंड हैंड होल्डिंग फार्मर्स. सो दिस इज हाउ वी वर्क विद फार्मर्स. मैं फार्मिंग कम्युनिटी से आता हूं. जब मैं उसी चीज से इंस्पायर होता हूं कि मेरे भी मामा फार्मर है, मेरे अंकल आंटी सब फार्मर्स है. हाउ कैन आई गिव बैक? यू नो, इफ आई वाज अ बैंकर एंड आई केप्ट वर्किंग, मैं न्यूयॉर्क जाता था, मैं सिटी बैंक और थोड़ा बड़ा बनाता था, लेकिन मैंने क्या दिया? दे से इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. अगर पूरे गांव ने मुझे हेल्प किया है यहां तक आने में, और अगर मैं पीछे देख के मेरे गांव को न देखूं तो समवेयर यू नो समथिंग इज गॉन रॉन्ग. सही नहीं लगता है. तो फार्मर की इनकम बढ़ाना इज अ सेल्फिश मोटिव, क्योंकि मेरी सारी कम्युनिटी फार्मर है, मेरे सारे रिश्तेदार फार्मर है. तो आई फील सेटिस्फैक्शन व्हेन आई कैन इंक्रीज समबडी, नॉट कंपल्सरी माय रिलेटिव बट एनी फार्मर, हिज इनकम, हिज सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्मिंग एज अ करियर. बिल्कुल. वो ना सॉइल को नष्ट करते जा रहा है केमिकल्स. उसकी अगली जनरेशन को चॉइस नहीं रहेगी फार्मिंग करना है या नहीं करना है, बिकॉज सॉइल तो नष्ट हो गई है. तो आई वांट टू कीप दैट choice available for the next generation by maintaining soil fertility and sustainability in farming. तो इस तरीके से हम फार्मर को के साथ काम करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारा एंगेजमेंट फार्मर के साथ कोई फी बेस्ड नहीं है. आप आ सकते हो, आप सीख सकते हो, आप अपना प्रोड्यूस ले सकते हो. चाहिए तो आप हमको मत दो, आप जाके मार्केट में भेजो या आपका खुद का ब्रांड बनाओ. इस तरीके से हम फार्मर के साथ काम करते हैं. तो एग्जांपल तो कि मतलब पहले वो क्या करते थे एंड आफ्टर TBOF केम इनटू द पिक्चर क्या करने लग गए, चेंज क्या था, कितना मतलब पैसे कैसे क्यों ज्यादा कमा रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि मार्केटिंग का एक एंगल है, आप ब्रांड बना के बेच रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो आप उनको दे पा रहे हो. बट इफ यू कैन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल थोड़ा. देखो, अभी जैसे गेहूं है, अभी ट्रेडिशनली जो वैरायटी फार्मर उगाते थे उसको से अराउंड 2000 kgs का प्रोड्यूस मिलता था पर एकड़. उसको दाम मिलता है 20 से 22 रुपए. आज का दाम 22 या 23 रुपए चालू है. अभी हार्वेस्टिंग चालू है गेहूं का, पर केजी. तो अब उसका इनकम देखो कितना हो गया. जब हम आए और वो उसका इनपुट कॉस्ट 1000 पर केजी बोला ना, 1000 केजी की सब कितना हो गया? 20,000, 40,000 रुपए के आसपास मिलता है. आई थिंक 2000 kgs into 20 रुपीस कर दो. करेक्ट. 40,000 इनकम है और उनका इनपुट कॉस्ट है. उनको यूरिया डालना पड़ता है, उनको पोटैश डालना पड़ता है, उनको कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, उनको राउंड अप मारना पड़ता है एज अ वीडीसाइड. ये सारे इनपुट कॉस्ट कम से कम 10, 12, 15 हजार तक जाते हैं, और फिर इरिगेशन और बाकी चीजें. अभी हमने और ये क्या करता है? हाँ, 20,000 कमा रहे हैं. पर मंथ का है कि कितने का? ये नहीं, ये तो 3-4 मंथ का क्रॉप है. मतलब साल का 60-70 हजार कमाते हैं. हाँ, अगर वो खरीफ और रबी दोनों सीजन लेता है तो वो डबल कमाता है, नहीं तो पर एकड़ वो इतना कमाता है. अभी खुद का तो कॉस्ट मैंने गिना ही नहीं है, लेबर कॉस्ट भी गिना नहीं है. ये मोटा कॉस्ट है विदाउट लेबर. तो भी 1-1.5 लाख रुपए साल का कमा रहे हो अगर दोनों. इतना नहीं कमाते हैं बिकॉज इसमें लेबर भी आई, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आया, मुश्किल से उतना भी नहीं कमाते. 1 एकड़ वाला फार्मर प्रॉफिट कमाता है ज्यादा से ज्यादा 30-35 हजार रुपए साल का. क्या मजाक कर रहा हो? 30,000 रुपए साल का पर एकड़. अगर 5 एकड़ है तो आपका 1-1.5 लाख इनकम निकल जाता है सही तरीके से. कोई हॉर्टिकल्चर बेल्ट है तो ज्यादा निकलता है, कोई एरिड बेल्ट है तो कम निकलता है. एवरेज आपका उतना निकलता है. वो भी उसमें रिस्क है. बारिश आ गई अनसीजनल, कुछ ना कुछ फ्लड आ गया अनसीजनल, तो वो भी क्रॉप लॉस हो जाता है पूरा. तो उसमें तो उस पर कुछ निकलता नहीं है. ऊपर से इनपुट कॉस्ट कर्जा बन के बैठता है. तो जब हम आए इस सिनेरियो में तो हमने बोला ये वैरायटी जो आप लगा रहे हो जिससे आपको 2000 kgs आ रहा है, वो वैरायटी निकाल दो, आप खपली लगाओ. और
जो आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हो, आप एक गाय ले लो, गोबर से खाद बनाओ, वो इनपुट डालो सॉइल में, तो आपको बाहर से खरीदने का कोई टेंशन नहीं, सिर्फ गाय का मेंटेन करना है, चारा तो फार्म पे उगता है, दूध तो आपको मिलता है, न्यूट्रिशन आपके घर के लिए। अभी इसमें आपका यील्ड कम हो जाता है, आपको 2000 किलो नहीं मिलेंगे, आपको 1500 किलो मिलेंगे, लेकिन मैं उनको दाम देता हूँ 45 रुपीज पर केजी इंस्टेड ऑफ 20। तो उनका इनकम 40 to 45% बढ़ गया है। उनका इनपुट कॉस्ट जो 15,000 है वो 4-5 हजार के आसपास ही हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी जो है उनका। तो इनपुट कॉस्ट कम हो गया, उनका आउटपुट रियलाइजेशन अच्छा हो गया, और जो खेती है जो सालों साल बर्बाद होती जा रही है केमिकल की वजह से, वो रुक गया है। सस्टेनेबल कैपिटलिज्म और जो गिल्ट है फार्मर के मन में कि मैं यार केमिकल मार रहा हूं, जो खा रहा है वो केमिकल खा रहा है, कहीं ना कहीं उसका बैड कर्मा मुझे भी लग रहा है, वो भी गिल्ट खत्म हो गया। और आप अगले साल आप जब ऐसी तरीके के सीड्स लगाते हो ना, जो जिसमें पोटेंशियल है रीग्रोइंग का, मॉडर्न सीड्स, उसका यील्ड जब आप रखते हो और आप वापस ग्रो करने की कोशिश करते हो, वो उगता नहीं है। दे हैव बीन बायो इंजीनियर टू नॉट रीग्रो, so that the seed companies can be in business eternally. Oh my God. So when you plant varieties that are native, तो आप उसमें से 5 किलो रखो, आप अगले साल वही 5 किलो निकालो और आप वापस उगाओ, तो आपका सीड का इनपुट कॉस्ट भी नहीं है। उससे क्या होता है कि इन केस ऑफ अ ड्रॉट ईयर और अ फ्लड ईयर, आपका इनपुट कॉस्ट लो है, अगर क्रॉप फेलियर भी हो गया तो आप ज्यादा कर्जा में नहीं हो, तो आपको मेंटल पीस है। और लाइफ इज गेटिंग आउट ऑफ साइकिल्स। इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ बम्पर क्रॉप एंड बम्पर इनकम इन 1 year, इट्स अबाउट सर्वाइविंग for 40 years। तो वो सर्वाइवल एस्पेक्ट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम हर तरीके में, हमारा मिल्क फार्मर्स को हम कम से कम 40-45% ज्यादा पे करते हैं। हमारा बाकी जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, पीनट फार्मर है, आंवला फार्मर है, सैफरॉन फार्मर है, लैकाडोंग टर्मरिक फार्मर है, बैडगे चिली फार्मर है, इन सबको हमने शिफ्ट किया है ट्रेडिशनल वैरायटी पे, और उनको प्रीमियम देके खरीदते हैं, और कस्टमर्स को बोल दे कि भाई ये देखो, आप जो खरीद रहे थे इसका लैब रिपोर्ट देखो, इसका टेस्ट देखो, ये हम बनाते हैं, इसका लैब रिपोर्ट, इसका टेस्ट देखो। आपको 20-25-30% प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन इट्स अ वाइज इन्वेस्टमेंट। आपकी सेहत इससे अच्छी रहती है, और जो इकोसिस्टम आप सपोर्ट कर रहे हो वो फ्यूचर के लिए अच्छी है। बिल्कुल समझ। A farmer who is but I am interested in asking you, कि now you represent the new generation, so आपको क्या लगता है कि कितनी अवेयरनेस और कितना कॉन्शियसनेस है आपके उम्र के बच्चों में टुवर्ड्स फूड, और टुवर्ड्स वेयर फूड कम्स फ्रॉम, और टुवर्ड्स फार्मर? उनको फार्मर पता है कि नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक मेरा तो ऐसा भी है, मुझे जितना लगता है कि इट्स अ लॉट टू डू विथ मनी ऑल्सो, अनफॉर्चुनेटली, फ्रॉम अ सेंस दैट जैसे आपने बोला कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सबसे लो पे आती है, और चॉइस आती है, तो चॉइस है, मतलब अवेयरनेस ये सब आएगा, उसके बाद लगेगा अरे मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मुझे अच्छा खाना चाहिए, वो बहुत बाद में आता है। सो आई फील आई बीन फॉर्चुनेट दैट वेज कि ठीक है, नाउ आई कैन थिंक अबाउट मेरा हेल्थ, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। एवरेज 25-26 year old इज नॉट थिंकिंग ऑल दिस, ही इज थिंकिंग अबाउट मैं क्या आज काम कर रहा हूँ, मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, मैं नेक्स्ट चीज कैसे करूँ। वो प्रॉब्ली इसलिए वो नेचुरल साइकिल में वो 35-40 जब उसने थोड़ी चीजें कर ली होती है, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, पैसे कमा लिए, फिर वो सोच रहा है ऑर्गेनिक। हाँ, तो मतलब आई वाज गोइंग बैक टू दिस कि जो आपके साथ एसोसिएटेड है, TBOF के साथ जो एसोसिएटेड है फार्मर, आज की डेट में तो मतलब फिर पूरे इंडिया के लोग जैसे उनको पता लग रहा है सब आपके पास ही आते होंगे कि यार हमारे भी हम एसोसिएट कर दो। तो इज दैट हैपनिंग? Yeah, that's happening. So initially we started working with 2-3 farmers 9 years back. अभी वो 2-3 से फिर 7-8 हो गए। पहले 4 साल सिर्फ हम 9-10 फार्मर्स के साथ काम कर रहे थे। देन वो टिपिंग पॉइंट आई जहां पे अभी हर साल वो ग्रोथ 400-500% से हो रही है। लास्ट ईयर हम 3-4 हजार फार्मर का काम करते हैं, इस साल हम तकरीबन 7,500-8 हजार फार्मर का काम करने वाले हैं, और टीम भी बढ़ रही है, हमारे प्रोसेसेस बढ़ रहे हैं, इन हाउस NABL लेबोरेटरी आ गई, 20 फूड साइंटिस्ट है मेरे टीम में, मास्टर्स इन फूड टेक्नोलॉजीज, वो सारे टेस्टिंग और सारी चीजों में हेल्प करते हैं। तो टीम बढ़ रही है, फैसिलिटी बढ़ रही है, हमारा एबिलिटी टू हैंडल मोर फार्मर्स बढ़ रहा है, और नाम भी अभी फार्मर की कम्युनिटी में काफी अच्छा हो रहा है, तो लोग इंटरेस्ट बहुत दिखा रहे हैं। मास्टर फार्मर इन्फ्लुएंसर ही हो इन अ वे, टेक्निकली। I would love to call myself that, because more than food and brand and creating a business that's now in 50 countries, farmer in impact
is very dear to me. That should be your positioning actually. कि हम बात कर रहे थे last time जब मैं आपके ऑफिस आया था. हाँ. You know, master farmer influencer. इतना है नहीं है. You should become that, like Masiha of the farmers, and then Hindi content, and then you I think that's a good. Mm. As long as it's creating a good impact, I think that's a lovely way to get ahead. Yeah. तो अभी कितने 7,500 हैं? ये अभी सारे yeah. exclusive to you होते हैं या कैसे होता है? Like Yeah, if you exclusive to us, explain the business model. So farmer हमारे साथ काम करता है. उसकी सपोज अगर गाय के साथ शुरू करता है तो उसका गाय का दूध हमारे पास आता है घी बनाने के लिए. उसके गाय के गोबर से वो You don't own anything, like वो गाय उनकी है, वो सब उनका है, आप बस पैसा मतलब वो आपको बेचते हैं. हाँ, अभी मेरा भी खुद का फार्म है. इसमें मैंने खुद के फार्म से शुरू किया था. खुद के गाय है. वो सारा सिस्टम मेरा ऑलरेडी है. तो अगर आपका 100 किलो का माल है, 20 किलो आप खुद बना रहे होते हो, 80 किलो आप ऐसा टाइप का मॉडल है. ठीक है. तो वो जब खेती करते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप खरीफ में क्या लगाओ, आप रबी में क्या लगाओ. आपका जो हिस्टोरिकल आपके परदादा क्या लगा रहे थे, आप कुछ फॉरेन मत लगाओ. आप एवोकाडो आके लाके मत लगाओ. वहां पे तो कुछ तो उग रहा होगा, आपके परदादा कुछ तो उगा रहे होंगे. वो क्या है, वो कौन सी वैरायटी टर्मरिक है, वो कौन सी वैरायटी चीजें है, जिंजर है, वो लगाओ. उसको भेजने की जवाबदारी मेरी है. क्योंकि ना क्या होता है, आप फिर आपको एक टेलविंड मिलता है. आप जो इंट्रिंसिक उस एरिया की चीजें है वो लगाते हो ना, पेस्ट कम होता है, पानी कम लगता है. वहां की लोकल जानकारी जो होती है उस क्रॉप के बारे में, हार्वेस्टिंग, सीडिंग, ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाते हैं. तो हम वैसे उनके साथ काम करते हैं और फिर हमारी टीम प्लग इन होती है. सीड से लेके हार्वेस्ट तक हर इंटरवल पे हम उनको मिलते हैं, ट्रेसेबिलिटी रखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं. पुलिसिंग की नजर से नहीं. फार्मर गलती कब करता है या कब शॉर्टकट करता है, जब उसको सोल्यूशन पता नहीं है कि मैं इसको ऑर्गेनिकली कैसे पेस्ट को मैनेज करूं, मैं ऑर्गेनिकली कैसे फर्टिगेशन मैनेज करूं. जब वो जानकारी, क्योंकि वो कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिखाते नहीं है. वो जिस जनरेशन को पता था वो तो जनरेशन अभी निकल गई है. लास्ट 60 years द ओनली नो हाउ अबाउट फार्मिंग इज केमिकल बेस्ड फार्मिंग. तो वो किसान भी कहां देखेगा. तो दैट्स व्हाई वी हैव डेवलप्ड अ सिस्टम एंड आई एम इन्वेस्टिंग सो मच इन अ टीम दैट हैंडल्स देम विदाउट एनी चार्जेस, कि उनको सही जानकारी मिले और वो लेके फिर वो यील्ड आती है, फिर वो हम प्रीमियम पे लेते हैं और ऐसी हमारा सिस्टम चलता है. ठीक है. तो इफ आई जस्ट अगेन डू अ बिजनेस मॉडल का ये घी मान लो या खपली आटा मान लो, आप बैक इन द डे चले गए, ट्रेडिशनल वे में करते हो, फार्मर्स फर्टिलाइजर ये सब यूज करके करते थे, आपने उनको सिखाया कि ट्रेडिशनल वेज में करो, उसकी वजह से यील्ड कम हो जाता है बट क्वालिटी इज बेटर, सो यू आर एबल टू अगेन सेल इट एट अ प्रीमियम कॉस्ट टू द कस्टमर्स हु आर विलिंग टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. तो सप्लाई साइड में ये 7,500 फार्मर्स अपने टूल्स और फार्म यूज करके अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आपसे क्वालिटी कंट्रोल होता है, दैट यू बाय एट अ प्रीमियम 30-40%, दे आर मेकिंग मोर मनी, देन यू यूज दैट प्रोडक्ट. अब वहाँ पे आएंगे अपन, बट देन आपकी फैक्ट्रीज में आता है जो भी पैकेजिंग होती है, एंड देन इट गोज टू द मार्केट, B2C मार्केट ऑनलाइन जाता है, फिर वहाँ पे आप एक प्रीमियम प्राइस लेते हो, एंड दैट्स हाउ द इकोसिस्टम इज वर्किंग. करेक्ट? एग्जैक्टली. गॉट इट. ठीक है. नाउ कमिंग टू द मिड वाला लाइक प्रोसेस पे हम बात कर रहे थे. अब आपने ये घी और ये सब फार्मर से, आप फार्मर से ये सब लेते हो, करेक्ट? ये लोग घी आपको दे रहे हैं, आपको खुद का भी बन रहा है? घी नहीं दे रहे. क्या दे रहे हैं? दूध दे रहे. ठीक है. तो वहां से कंटिन्यू करते हैं, लाइक व्हाट हैपेंड, खुद की डेयरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इन योर मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोसेस अंटिल द पैकेजिंग पार्ट. जब हमने शुरू किया था तो गाय लाई थी फार्म पे ताकि उनके गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाए. दूध बाय प्रोडक्ट था. तो दूध का हमने देखा पुराने तरीके से कैसे क्या करते थे, तो घी बनाते थे. तो हमने घी बनाना शुरू कर दिया छोटे से किचन में गांव में. फिर चूल्हे पे बनाना शुरू किया, फिर 3 चूल्हे लगाए, फिर गैराज में 5-6 चूल्हे लगाए. पिछले 4 सालों तक, आई मीन लास्ट 4 years बैक वी वर डूइंग इट ऑन चूल्हास. और फिर अभी जाके हमारा एक 10,000 स्क्वायर फीट का घी प्रोसेसिंग प्लांट जो सोलर पावर्ड है वो बन गया है. हमारा यूनिकनेस ये है कि फार्मर के साथ तो काम तगड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी पूरा इन हाउस है. मेरे पास कम से कम 300-400 लोग फैक्ट्री में काम करते हैं जो आजू बाजू के गांव से आते हैं. कहाँ पे फैक्ट्री आपकी? ये इंदापुर में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में. यहाँ से 5-6 घंटा मुंबई से, पुणे से 2 घंटा. वी ओन द फैक्ट्री, प्रोसेसिंग कंप्लीटली वी ओन. वहां की जो मशीनरी है वो हमने हमारा खुद का दिमाग लड़ा के ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग को एमुलेट किया है जो स्केल पे बन सके. स्टोन ग्राउंडिंग ऑफ आटा. हमारा आटा क्यों अच्छा है? कुछ जर्मनी से इंपोर्ट नहीं कर रखा है? नहीं. इंडियन फैब्रिकेटर, इंडियन मशीन डिजाइनर, इंडियन इंजीनियर्स के साथ बैठ के ही हमने ये मशीन डिजाइन की है जो घी को
5 स्टेप प्रोसेस, मिल्क को 5 स्टेप प्रोसेस से घी बनाए, जो आटे को स्टोन ग्राउंडिंग विद होल कर्नल ग्राइंडिंग से आटा बनाए, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग, जो वुड प्रेस्ड ऑयल्स, वो कोल्ड प्रेस मशीन, सारी चीजें इन हाउस है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन हाउस है। आज तकरीबन 2 से 2.5 लाख स्क्वायर फीट पे स्प्रेड है, ये FDA अप्रूव्ड है, सोलर पावर्ड है, और आगे जाके पिछले 1-1.5 सालों में हम हमारा खुद का एक फूड पार्क बना रहे हैं, आई थिंक ओवर 22 एकड़, 22 एकड़ पे। वहां पे 6 लाख स्क्वायर फीट का प्रोसेसिंग रहेगा। अभी भी लोग आके देखते हैं, रोज हमारे पास विजिटर्स है, 10-12 रोज आगे फार्म और फैक्ट्री देखते हैं। कॉन्सेप्ट इज दैट ये फूड पार्क विल बी द लार्जेस्ट क्लीन फूड्स फूड पार्क, where people can come, spend time, do research, help co-develop, and also see transparency of how food is made in first person. इन फैक्ट्री में हमारा खुद का लेबोरेटरी है, NABL accredited लेबोरेटरी है, एक माइक्रोबायोलॉजी लैब है। मैंने आपको बताया 20 फूड साइंटिस्ट है जो हर रॉ मटेरियल किसानों से जाता है, उनका टेस्टिंग होता है, हर फिनिश गुड जो बनता है उनका टेस्टिंग होता है। तो ये सारी चीजें होती है। इन हाउस पैकेजिंग रिसर्च टीम है, सिर्फ ऑर्गेनिक खेती में और खाने में है अच्छा है, लेकिन आप किस तरीके से पहुंचा रहे हो वो गुड्स को। अगर मैंने ज्यादा प्लास्टिक यूज किया तो फिर मैं कहीं ना कहीं डैमेज को ऐड कर रहा हूं। तो पैकेजिंग रिसर्च में हाउ डू आई शिफ्ट टू अ बायोडिग्रेडेबल सस्टेनेबल वे ऑफ पैकेजिंग। आज 80% ऑफ माई पैकेजिंग इज 100% बायोडिग्रेडेबल एंड सस्टेनेबल। ग्लास बॉटल हम 50 कंट्री में बेचते हैं, प्लास्टिक बॉटल नहीं बेचते हैं घी का। वो ग्लास बॉटल इनिशियली हम थर्मोकॉल और प्लास्टिक एयरपैक्स यूज करते थे, अभी हमने एक क्रैब मैकेनिज्म डिजाइन किया, कार्डबोर्ड स्ट्रक्चर है जो ग्लास को पकड़ता है। वो आप 6 माले की बिल्डिंग से फेंको, ग्लास क्रैक नहीं होती है। तो पिछले आई थिंक 5 सालों से हमने एक भी थर्मोकॉल और प्लास्टिक एयरपैक नहीं यूज किया है। ये कार्डबोर्ड मैकेनिज्म इन्वेंट करके इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पैकेजिंग को और सस्टेनेबल कैसे बनाए, वो सारा इन हाउस है। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग तक। उसके बाद मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंटेंट, वो भी सारा इन हाउस है। सो फ्रॉम सीड इन द truest सेंस टू द शेल्फ, वी ओन द एंटायर प्रोसेस, बिकॉज आई एम चैलेंजिंग लेगेसी ब्रांड्स, आई एम चैलेंजिंग पीपल हु डू नॉट गिव यू गुड क्वालिटी फूड। अगर मैं कोई भी प्रोसेस आउटसोर्स करूं ना, तो वो वापस वही इंडस्ट्री में जाएगी। मैं सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला ब्रांड, अच्छा बात करने वाला ब्रांड, एक ब्रांड एम्बेसडर, इसमें मैं अच्छा रहूंगा। मैं आपको जो दे रहा हूं वो सब जगह मिलता है, वही चीज है, सिर्फ मैंने आपको झूठा प्रॉमिस दिया। तो टू ओन दैट एंटायर प्रॉमिस, वी आर डूइंग द एंटायर वर्टिकल इंटीग्रेशन। True. What do you mean by vertical integration in this case, if you can explain to the audience? So vertical integration is basically doing everything In the supply chain. in the supply chain till the consumer gets the products. Brands that work in this space do only one aspect, which is just do branding, marketing, hire brand ambassadors, spend on marketing. Everything is outsourced. Manufacturing भी in-house नहीं है. It's the same guy who's doing it for ABCD brand. Correct. वहीं से products ले रहे हैं. Farming का तो किसी को लिंक ही नहीं है, मैन्युफैक्चरर को भी नहीं है, वो मार्केट मंडी से माल उठाता है, इसको ब्रांड को तो बिल्कुल नहीं है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन इज वी डू द मार्केटिंग, ब्रांडिंग, everything ourselves, no white labeling, sell by our own brand name. Then we do the manufacturing of the products ourselves. Correct. Then we do the growing of the basic food from seed to harvest stage with a lot of tech, hand holding, teams ourselves. So everything is ourselves. Even now, on top of this, while we are going to the US, while we are going to Dubai, we are doing the branding ourselves. We are doing the legal registrations ourselves. We have established companies in the US despite all the challenges. In Dubai, despite all the recent challenges, we have gotten to Noon. We are the largest seller on Noon for atta and ghee. We are the 3rd largest sellers in the US on Amazon.com for ghee across the world. Though we are the highest price in the US. 90% of my consumers come from my own website in the US. So, even doing that, we're doing it firsthand ourselves. We travel every 6 months, spread awareness, create consciousness about the kind of food. Get those people to visit the farm. So last visit when we went, we have had 22 people come to the farm and stay with us across the US. So they in turn go back and create communities out there for themselves. So this is vertical integration. Got it. For people's perspective, अगर मैं समझाऊं थोड़ा सा, most brands जो होते हैं अलग अलग कैटेगरी में,
वाइट लेबलिंग जो बोलते हैं वो बेसिकली ये होती है राइट, कि मैं चाइना से इंपोर्ट कर लूंगा या कहीं किसी मैन्युफैक्चरर से ले लूंगा, उस पर अपना लोगो चिपकाऊंगा और बेच दूंगा। वहाँ पे जो ओनली थिंग देयर ओनिंग इज मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एज यू राइटली सेड। थोड़े ब्रांड्स फिर एक होते हैं जो एक लेयर बेटर करना चाहते हैं, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो भी टॉप वाला कर रहे थे, ऐसे समझा रहे थे, वर्टिकल में बैकवर्ड मतलब एक नीचे आ गए, तो बोलेंगे कि चलो मैं मैन्युफैक्चरिंग खुद सेटअप कर लेता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग खुद करने लग जाऊंगा। बट फिर जो ग्रास रूट लेवल का प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल, वो बाहर से आ रहा होता है। आपके केस में लिटरली ग्राउंड लेवल से, मैन्युफैक्चरिंग से, मार्केटिंग ब्रांडिंग से बेचना, सब कुछ आपने कंट्रोल कर रखा है, विच इन एक्चुअली शॉर्ट टर्म इज हाई कॉस्ट फॉर यू Yes. एंड टेक्स अ हिट एट योर bottom line Yes. also, but in the long run it's the best thing to do for Yes. the customer. You can optimize very well in the long run at scale. The savings that come from all these three, if you can optimize very well, it is far better because आपका vendor आपको एक मार्जिन के नीचे नहीं आएगा, आप कितना भी स्केल करो। Correct. आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो आपका सेविंग्स ग्रो विद स्केल। करेक्ट। सो आप वो ऑप्टिमाइज इकोनॉमी कर से सकते स्केल हो। आना शुरू हो जाते हैं, एक पॉइंट के बाद वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, उसके पहले कॉस्ट लेनी पड़ती है, लोग लेना नहीं चाहते हैं, मेरे को सब शॉर्ट टर्म सोच रहे होते हैं, पैसे जल्दी कमा के निकलना चाहते हैं। यहाँ पे वो थिंकिंग नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, इम्पैक्ट है। सब पुणे के आसपास ही है ना, लाइक सब पुणे के आसपास है, फार्म के कितने आसपास हैं, है। कितनी यूनिट्स हैं सबके? अभी 60,000 स्क्वायर फीट जो मैं कुछ पढ़ रहा था, अभी 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास है 2 लाख हो गया अभी। फिलहाल। हाँ। पुराना डेटा मतलब ऑनलाइन 60 के का 2 लाख। ये अक्रॉस 2-3 फैक्ट्रीज हैं, एक ही फैक्ट्री मतलब एक्सपैंड करती है? एक लोकेशन में है, लेकिन आजू-बाजू type से। यूनिट है। और ये सब आप खरीदते हो कि लीज करते हो, कैसे होता है? What is अभी the- तो ये लीज्ड है, सारे जो- लीज्ड हैं। अभी सारे लीज्ड है। अभी जो फूड पार्क डाल रहे हैं वो हम खरीदने वाले हैं, बिकॉज व्हेन यू एस्टैब्लिश योर ओन लैंड एंड यू गेट योर ओन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड एवरीथिंग, गवर्नमेंट के फूड प्रोसेसिंग सब्सिडीज है विच यू विल बी एलिजिबल फॉर, वो आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग, तो व्हेन यू टेक योर ओन लैंड एंड बिल्ड योर ओन फैक्ट्री, then government supports you. Got it. From a curiosity lens, if you can give some example, कितने स्क्वायर फीट कितने लीज पे आते हैं, क्या इसका क्या खर्चा होता होगा? नहीं, अगर आप ये हमने MIDC में लिया है, द एरिया विच आई कम फ्रॉम, रूरल पुणे, वहां पे तकरीबन 15 रुपए पर स्क्वायर फीट से आपको 40,000 स्क्वायर फीट के शेड मिलते हैं, विच आर PEB स्ट्रक्चर्स, कॉन्क्रीटाइज्ड फ्लोरिंग, फायर इक्विपमेंट इन प्लेस। 80 लाख रुपए टाइप्स हो गया ना? हाँ। 60 उसमें फिर आपका मशीनरी डालो, फिर मशीनरी हमारी है, वो सब पर मंथ हमारा। है ये? हाँ, ये तो सिर्फ वो शेड का लेता है पूरे का। महंगा है, साल के 8-10 करोड़ हो गया ना, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग, विदाउट एनीथिंग। और ये कितने साल की लीज होती है? 10-15 साल टाइप? 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म होती है। प्रोडक्ट रेडी हो गया, करेक्ट? लाइक द फाइनल घी इज रेडी इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, द फाइनल आटा, खपली आटा इज रेडी इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रॉ। अब उससे फिर बताओ आप थोड़ा, पैकेजिंग कैसे हो रही है? उसी फैक्ट्री में हो रही है, आपने भी बताया। फिर वो कहाँ जाता है, उसका सप्लाई चेन कैसे होता है, D2C वगैरह, वेयर हाउस, मार्केटिंग, ऑल ऑफ दैट। सो फिर वहां से हमारे फिनिश गुड वेयर हाउसेज है, वो भी हमारे खुद के हैं। वो इंदापुर में एक है जहाँ पे फैक्ट्री है, वहां पे सब जाता है। वहां से फिर पूना में हमारा एक बड़ा फिनिश गुड और डिस्पैच वेयर हाउस है, जहां से सारी D2C ऑर्डर्स फुलफिल हो जाते हैं। और इसी फिनिश गुड वेयर हाउस से हमारे B2B ऑर्डर्स निकलते हैं। हमारे क्विककॉम के जो उनका डार्क स्टोर्स और उनका वेयर हाउसेज है, वहां पे सप्लाई होती है। अमेजोन की सप्लाई होती है, और यहाँ से ही हमारे US वेयर हाउसेज को सप्लाई होती है, दुबई वेयर हाउसेज को सप्लाई होती है। तो ये मास्टर वेयर हाउस है, और एक सब वेयर हाउस है पूना में, जहां से हमारे वेबसाइट से जितने ऑर्डर आते हैं डेली, वहां से वो निकलते हैं। मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हुआ है टू ब्रदर्स अक्रॉस द इयर्स? जो पहली चीज हमने भेजी थी, हमारा पहला उत्पादन था पपाया, और वो ना टेस्ट करने में बहुत ही जबरदस्त था। मतलब आपने ऐसा पपाया खाया ही नहीं होगा। बट दिखने में अच्छा नहीं था ना? बट दिखने में अच्छा नहीं था, बिकॉज ऑर्गेनिक इज अगली। आप उस पर कोई स्प्रे नहीं करते हो। हाँ, इट्स अ नोन थिंग कि ऑर्गेनिक इज अगली। आप तो कुछ स्प्रे नहीं करते हो, तो कुछ ब्लेमिशेस, स्पॉट्स, चमक नहीं रहा है, इक्वल साइज नहीं है, बट अंदर से न्यूट्रिशन और टेस्ट जबरदस्त है। तो हमको लगा कि यार ये बढ़िया है, इसको मार्केट में वैल्यू मिलेगी, मंडी में लेके जाओ, ट्रेडर खाएगा, बोलेगा बढ़िया है, रेट का प्रीमियम देगा। पूना में मंडी है APMC की, वो 3 बजे सुबह शुरू होती है। वहां पे फार्मर्स 3 बजे सुबह पहुंचते हैं अपना फ्रूट्स लेके। हम वहां पहुंचे, वहां पे उसने सैंपल लिया, गया ट्रेडर के पास, ऑक्शन किया, निलाव, और हमारे पास वापस आया। उस दिन का रेट एवरेज चालू था 8-9 रुपए पर केजी। कुछ 4 मिले। हाँ, वो बोला कि आपको 4 रुपए का रेट मिला है। तो मैंने बोला आपने काट के खाया है क्या इसको? तो बोला भाई साहब आप एक समझो, मार्केट ना और ग्राहक पहले आंखों से खाता है, फिर जीभ से खाता है। आपकी चीज तो आंखों में ही फेल हो रही है, जीभ तक पहुंचेगी नहीं है।
बट वो एक्सपीरियंस ने हमको बहुत सिखाया, बिकॉज एट दैट मोमेंट वी फेल्ट somebody give us one tight slap across our face. 4 साल मेहनत कर रहे थे, हमको लगा कहीं ना कहीं सक्सेस आ रहा है. अगर मार्केट आपको सही दाम नहीं देगा तो ये सारा फ्लॉप है फार्मिंग. आप जितना भी स्टडी करो, माइक्रोबायोलॉजी, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, फॉरेस्ट वॉल, कुछ भी करो, पैसा नहीं मिलेगा, सब फेल है. तो उस दिन मुझे और राजिंके को ऐसा एक मतलब वी वर अमेज्ड बाय दैट, वी वर अस्टोनिश्ड कि यार गलत है अगर आप खुद भेज नहीं सकेंगे. तो हमने निर्णय ले लिया कि वापस मंडी नहीं जाएंगे एट एनी कॉस्ट. यंग थे, वी वर, थोड़ा ईगो था, बोलेगा ये, और वहां पे ना इज्जत नहीं है. आप कभी भी जाओ 3 बजे 4 बजे जहां किसान उसका माल बेचता है, लुक एट द पावर प्ले. इज्जत ही नहीं किसान को, उसके पास कोई लेवरेज नहीं है, कोई नेगोशिएशन पावर नहीं है, हेल्पलेस. तो बोला ऐसे सिचुएशन में नहीं आना है अपने को, यहां पे भेजना ही नहीं है. ऑल्टरनेट क्या है? पपाया सड़ता है 3-4 दिनों में. मैं गया स्टार बाजार के पास, मैं सिटी में जब रह रहा था वहां स्टार बाजार है, उसके पास गया. अरविंद बोल के वहां पे प्रोक्यूरमेंट मैनेजर था, उससे मिला. उसने स्टोरी सुना, फार्मिंग आगे देखा, बोला आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन वेंडर कोड, सर्टिफिकेशंस, लाइसेंसेस, ये सारा लग जाएगा हमको. उसको लगते हैं 4-5-6 महीने. पपाया तो 3 दिन में सड़ता है. करने का क्या? अल्टीमेटली एज अ लास्ट रिकॉर्स वी वर where we stay, there's a flyover और नीचे फ्रूट वेंडर्स बैठते हैं गाड़ा लेके. वो नॉर्मली हार्ड वाले फल बेचते हैं, एप्पल बेचेंगे या जो टिकता है 8-10 दिन, उनको परवड़ता है वो. हमने जाके उनको अप्रोच किया, बोला कि भाई ये देख ऐसा ऐसा पपाया है, और बोले ऑर्गेनिक छोड़ दो, उनकी भाषा, कि क्या दाम से दोगे. बोला मार्केट में ये मार्केट 8-10 रुपए से चालू है, मैं आपको 20 रुपए से दूंगा और आप नीचे 40 रुपए से भेजो. बोले मार्केट में 10 रुपए से मिल रहा है, आपका दिखने में भी घटिया है, मैं 20 से क्यों ले लूं. तो वो एक्सपेरिमेंट किया. मैं बोला कि आप ले लो, मैं आपके साथ बैठता हूं यहाँ पे. हर कस्टमर को सैंपलिंग करते हैं, 2-3 पपाया काट के रखते हैं, वो खाएंगे, सैंपलिंग करेंगे. अगर उनको पसंद आया, अगर वो 40 रुपए देने के लिए तैयार है, तो मुझे आप 20 रुपए दे दो. बोला हाँ, मुझे उसका नाम भी याद है, सलमान था जो गाड़ा वाला था पहला. तो उसने पहला माल रखा. 3 दिन हमने वहां पे भेजा, 3-3, 4-4 कैरेट रोज के भेजे. वो बोला मजा आ रहा है क्योंकि पपाया ऐसा मिल नहीं रहा था ग्राहक को. पपाया के साथ उसका बाकी भी फल जाना शुरू हो गया. तो फिर उसके साथ 7-8 गाड़े वाले थे. फिर हमने गाड़ी में स्विफ्ट था तब, उसको सीएनजी बनाया था कि सीएनजी परवड़ता था. 210 रुपए का सीएनजी सिलेंडर आता था, फार्म 150 किलोमीटर था, 210 रुपए में हम जाके आते थे, पेट्रोल परवड़ता नहीं था. और गाड़ी में पूरा सीट निकाल के क्रेट लगाए थे. फिर आगे 2 महीने हमने वो 8 जन को पकड़ा और हर एक को 4-4 कैरेट देते थे, 20 रुपए से पैसा लेते थे. और वो जाके पहला हमारा, और उत्पादन कम हुआ था, 20 टन पर एकड़ हुआ था. नॉर्मल किसान को मिलता है 40 टन पर एकड़, लेकिन हमने वो इकोनॉमिकली सक्सेसफुल बनाया वो बाग को. फिर आके बैठे और फिर सोचे कि कितना माल था आपके पास तब 2 एकड़ था, 40 टन माल था. 20 टन. 1 टन कितना केजी होता है केजी में? 1000 केजी. तो 4,000 किलो था. तो बहुत था, हमारा नुकसान भारी हो जाता. हाँ. तो फिर बेच दिया आपने 4 दिन में? कितने दिन में बेचा? नहीं, उसको लग गया 1.5 महीना. तो खराब भी हो गया ना काफी. तो हाँ, तो हम पेड़ पे रख के उसको हार्वेस्टिंग वैसे करते थे और उनको जिनकी रिक्वायरमेंट थी उतना कैरेट लेके उनको दे देते. लेकिन आपने मार्केटिंग का सवाल पूछा, हम वापस घर आए. ओजी मार्केटिंग. हाँ. और हम बैठे थे हमारे पुराने घर में, और दोनों का एमबीए हुआ है. हमने फिलिप कॉटलर सीखा है, सिटी बैंक में काम किया है, सब कुछ किया है. और दोनों ने सोचा कि हमने तो उसको दिया, उसका धंधा बढ़ गया, लेकिन जब ग्राहक उसके पास वापस आएगा तो वो क्या पूछेगा? वो पपई दे दो, उस किसान की पपई दे दो. कौन किसान, कौन सी पपई? ब्रांडिंग. मैं बोला बॉस, नाम रखना जरूरी है, वरना वही फल वाला दूसरा कोई पपई लाके वो बोलेगा उसी किसान का है, और वो जो ट्रस्ट बिल्ड किया है वो बर्बाद कर देगा, उसका भी धंधा बर्बाद कर देगा और कस्टमर का विश्वास भी बर्बाद कर देगा. फिर उस दिन हमने सोचा कि यार नाम रखना चाहिए, ब्रांड का नाम होना चाहिए. कोई फल पे ब्रांड नहीं लगाता, आजकल लगाते हैं, उस टाइम कोई लगाता नहीं था. बोला क्या नाम रखना है? तो बोले 2 भाई है, दोनों नौकरी छोड़ के खेती करने आए और खेती को ऑर्गेनिक बनाया, तो 2 ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स. तो अजिंक्य बोला अरे मस्त लग रहा है, मतलब कोई भगवान का नाम नहीं है, कोई सरनेम नहीं है, थोड़ा लाइट हार्टेड नाम है और इट टेल्स द स्टोरी.
बोल चलो ये नाम से काम करते हैं। वैसा हमारा ब्रांड नेम रेडी हो गया 2015-16 के करीब। और फिर हमने ब्रांडिंग और मार्केटिंग और वो सारी चीजें उस लेवल से शुरू किया। और फिर बाद में आई रिमेम्बर हमने देखा कि ये सारे फल के लिए कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन की जरूरत होती है। वो हमारे पास पैसा नहीं था, उसके लिए बहुत पैसा लगता है, बूटस्ट्रैप थे। तो हमने सोचा कि इस चीज का हम एक प्रोडक्ट कैसे बनाए जो बिगर कोल्ड स्टोरेज का 12 महीना रह सके। दूध का घी बना दिया, 12 महीने टिकता है। गन्ने का गुड़ बना दिया, 12 महीने टिकता है। मूंगफली का पीनट बटर बना दिया, 12 महीने टिकता है। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट रेंज निकाले जिनको कोल्ड स्टोरेज लगती नहीं है। हमारा चैलेंज था कोल्ड स्टोरेज का इन्वेस्टमेंट। और तब तक स्टार बाजार का हमको वेंडर कोड आ गया था। तो तब ड्रम स्टिक्स, पोमोग्रेनेट हम उनको देने शुरू कर दिया था। फिर ये घी, जैगरी थोड़ा बना रहे थे। हमने एक छोटा वेबसाइट बनाया था, फेसबुक पे पेज था। 2 गर्ल्स फ्रॉम बॉम्बे, साउथ बॉम्बे, प्रणया गिडवानी एंड नीपा, उन्होंने हमको फोन किया। बोले वर्ली NSCI में वी आर पुटिंग अप, दिस 2017, वी आर पुटिंग अप अ 360 वुमेन वेलनेस फेस्टिवल। वी हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन फेसबुक। आपका काम अच्छा है, आप गलत जगह पे हो, गांव में कर रहे हो, पूना में कर रहे हो, आप बॉम्बे आ जाओ। वो बोला कितना चार्जेस है स्टॉल का? वो बोली 17,000 रुपीज। बोली NSCI है, थोड़ा महंगा है एंड ऑल। तो मैं बोला यार महंगा है, मुझे गाड़ी करके वहां पे आने में 10,000 रुपये खर्चा है, तेरा 17,000, रहना खाना बॉम्बे 5,000, नहीं परवड़ता। 2-3 दिन बात चली हमारी। अल्टीमेटली प्रणया, who's yet in touch with us, said that boss, you know what, give me what you can afford, but come and put up stall out here. Your work is very good. You're in the wrong place. Saturday था, हमने आके स्टॉल लगाया। Before that, for 4 years, we were just farming and cow dung and soil and crops and animals and everything was going on. We were reading a lot. We were following Rodale Institution in US. There was a soil microbiologist called Dr. Elian Ingham who spoke eloquently on soil microbiology. We were experimenting in our own farm with our inputs. When Pranaya called us, we went out there. We put up stall, and that was when we tasted blood. There were 40 stalls. Customers were coming, all built around the same theme: sustainability, beauty, khana, products. The kind of crowd our stall attracted was tremendous because we had a different energy. We had done farming. We were talking about not only about why this is good for you, farming practices, monocropping, heirloom variety, why this is nutrition rich. Our products were tasting very good. And then people told us, why don't you set up stall every Sunday at Kavita Mukhi's Farmers Market in Bandra? I'm like, who's she? They gave her a number. That one flea market was a super hit. Sunday, next day, we had some stuff remaining. We called up Kavita. We told her, Kavita, we are such and such farmers. We want space tomorrow. We have come to Bombay. 400 kilometers दूर हमारा गाँव है. वापस जा नहीं सकते. We can sell this in our farmers market. She gave us some small pace. From that Sunday in 2017 till today, till this Sunday, we have never missed a single farmers market. That became a point where we spoke with customers every Saturday, Sunday, going back in the village and working for 5 days with village folk. Sunday in Bandra, we were speaking to the best of people who came from across the world, who had the taste of the world, who gave us, we crowdsourced our moringa powder idea, peanut butter idea, or other ideas from them. And we got validation from them. This is super, we should do this, we should do that. And in 2019, we opened up our online shop on Shopify. First month, we did a business of $23,000. Again, we did it ourselves. Ads, normal. Normal. For 2 years, we did not do performance marketing. Till we reached 10 lakhs a month. No performance marketing. Then one thing led to the other. But this was the start of marketing. Nice. Literally community Love it. driven. ठीक है, तो मार्केटिंग की बात करते हैं, इस पे कंटिन्यू करते हैं, बट एक बार रेवेन्यू मार्केटिंग थोड़ा पैरेलली चलते हैं. मैंने डेटा देखा था बड़ा वो मेरे लैपटॉप में, बट कहाँ से स्टार्ट करें? 2011 से 15 तक अज्यूमिंग ऐसे कुछ था नहीं, ज्यादा नहीं था, क्रेजी. तो 2016 से करें. हाँ, 2016 में क्या रेवेन्यू होगा? रफ भी चलेगा. रफ बोलता हूँ. हाँ, ऊपर से. आई थिंक पहले साल रेवेन्यू मस्ट बी अराउंड 40-45,000 bucks. 2016. हाँ, तकरीबन 45,000 रुपीज. हाँ, फिर ये सस्टेन कैसे कर रहे थे आपने? जॉब छोड़ दी 2011-12 में, 3-4 साल खुद की पुरानी सेविंग्स में चल रहे थे. हाँ, बस वही था. और फार्मर्स मार्केट. फार्मर्स मार्केट व्हेन वी स्टार्टेड 2016 के करीब, हफ्ते का हमको मिल रहा था 30-35 हजार रुपए. 2016 में 45,000. 2016-17 में
फार्मर्स मार्केट में हमको मिलता था हर हफ्ते का 30-35 हजार। 16-17 कह रहे हो, 16-17। हाँ 2016 में 45,000 था, तो 2017 लिख देता हूँ फिर मैं। हाँ 17 में कितना रेवेन्यू होगा? तो 17 में तकरीबन देखो ना 30 30 30 30 6 12 1 3.5 हाँ। लाख, रेवेन्यू था 10-12 लाख। 10-12 लाख, काफी बढ़ गया मतलब। हाँ और मार्केटिंग भी अगर मैं पैरेलल देखता जाऊँ, 2016 में मार्केटिंग कुछ नहीं था, आप जो हाथ से कर रहे थे और जा जाके कर रहे थे। 17 में भी कुछ मार्केटिंग नहीं था। मार्केटिंग वाज बेसिकली वो सलमान भाई के बारे हाँ, में, हाँ, है ना? सलमान भाई वाज द मार्केटिंग, मतलब वो मार्केटिंग नहीं बोलेंगे उसको, चैनल हो गया वो, उसके but पहले वो 2016 के पहले था वो पहले था। एक्सपेरिमेंट। तो 16 में क्या करते थे? 16 में हम स्टार बाजार और रिलायंस को सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तब स्टार कुछ रेवेन्यू आई थिंक 5-6 लाख रही होगी। फिर तो farmers 45,000 market- पर मंथ बताया आपने? उसके पहले। अच्छा ठीक है। So 17 में one step, हाँ फिर 17 में we started farmers market and Farmers some market. supplies to Reliance and not Reliance but Star Bazaar, B2B करते थे। Nature's Basket, वो तब फ्रेश फ्रूट कर रहे थे। व्हाइट लेबलिंग की नहीं प्रोडक्ट नहीं नहीं, प्रॉपर प्रोडक्ट में अपना ब्रांड कभी नहीं किया, ठीक है। तो कभी B2B व्हाइट लेबलिंग करते किया ही नहीं है। B2B और फार्मर्स मार्केट से 10-12 लाख 2017 में। 2018 में 2018 में आई थिंक इट वेंट अप टू 25-30 lakhs। इसमें मार्केटिंग में क्या ऐड हुआ? कुछ भी नहीं, सेम ही चीज करते थे, बस अवेयरनेस। 2019 में इट क्रॉस्ड अ करोड़ आई गेस। आई थिंक 20 में 3 करोड़ किया था आपने, हाँ है ना? बराबर। फंडिंग कब आई थी 2019 में? फंडिंग आई थी कोविड में, वो भी 5 करोड़ फंडिंग आई थी। और वो भी हमने जिसने हमको फंडिंग दी थी उनके पास ही हमने एफडी बना के रखा 2 साल, यूज नहीं किया, जरूरत ही नहीं थी, पैट पॉजिटिव चल रहे थे। तो 2020 फिर 21 में फिर I'll tell you अभी रिवर्स बोलता हूं मैं, लाइक reverse दिस ईयर दिस FY25 वी क्लोज्ड एट ग्रॉस रेवेन्यू 210 crores 220 crores। उसके पहले वाला 110-115 crores। उसके पहले वाला 45-50 crores। उसके पहले वाला 17 crores। उसके पहले वाला 8-9 crores। उसके पहले वाला 1 करोड़ crore। वहां पे आ गए सोचते हैं। गॉड, FY26 350-400 करोड़ फुल। हाँ करेंगे 350-400 के आसपास करेंगे। क्रेजी, ठीक है। हाँ, मार्केटिंग में अगर चलते हैं, ये 3 करोड़ वाले साल में कुछ ऐड हुआ था परफॉर्मेंस? नहीं कुछ नहीं है Same आई ही। थिंक डेल्टा till- की तरह है 8 से, मतलब 3 से 10 करोड़ मुझे दिख रहा है, 10 करोड़ फिर 17 हाँ करोड़। फिर तब शुरू हुआ यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग शुरू हुआ 20, 21, 22, 23, 24 में एकदम हाँ। फट बढ़ रहा है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग चैनल एक्टिवेशन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चालू हो गया था। सबसे बड़ा डेल्टा आपके हिसाब से इन 4-5 साल में क्या था? सबसे बड़ा जो साल लास्ट ईयर था when we didn't have a team for quick commerce and marketplaces। हम कभी फोकस भी नहीं करते थे, पूरा रेवेन्यू वेबसाइट से आता था। तो हमने जब वहां पे टीम बना के, डिमांड तो बहुत था वहां पे, उन लोग के सर्चेस में भी टू ब्रदर्स के नाम बहुत स्ट्रांग थे, तो ऑल दीज 3 Zepto ने खुद से reach out किया था ना आपको? ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट सबने खुद से रिच आउट किया था, उनके सर्चेस बहुत थे तब भी। तो last year we built a strong team for it। We could service that demand and growth also became very nice and international, which was never, it was always reactive। जो ऑर्डर आ रहे थे हम सफाइज कर रहे थे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, अलग वेबसाइट नहीं था, अलग लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं था, अलग अवेयरनेस नहीं था, कभी गए नहीं थे। वो सब हमने पिछले 3-4 सालों में शुरू किया और वो भी मार्केट एज मच एज क्विककॉम ग्रू, इंटरनेशनल भी ग्रो हो गया। टॉकिंग अबाउट हायरिंग एंड टीम, मैंने पढ़ा था कि आपने फार्मर्स को भी या इनिशियल पार्टनर्स को कुछ 3.5 करोड़ का कुछ ESOP तो नहीं बोल सकते, बट दैट फिलॉसफी में दिया था। एंड अभी अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट बाली, एक कंपनी वहाँ पे सेंसेशिया बोटानिकल, अगर आपने देखी है, वहाँ पे जहाँ पे मैं एयरबीएनबी में जा रहा था, जिम में जा रहा था, बस सीइंग दिस कंपनी एवरीवेयर, एंड मैंने बस गूगल किया तो मैंने देखा कि US का बंदा था, न्यूयॉर्क का बंदा था, जो 90s में बाली शिफ्ट हुआ। ही स्टार्टेड दिस कंपनी बिकॉज तब बाली में अच्छा स्किन केयर और ये सब नहीं था। बालिनीज कल्चर से इंस्पायर होकर ही लॉन्च दिस प्रोडक्ट। 20% ऑफ रेवेन्यू गोज बैक टू द वेंडर्स एंड टीम मेंबर्स। रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं, 20% द रेवेन्यू। एंड दैट्स वाज लाइक अच्छा, इसलिए इतने ग्रास रूट लेवल पे लाइक पेनिट्रेशन है। फंडेड नहीं है, बूटस्ट्रैप कंपनी है, शायद 10-12 मिलियन का रेवेन्यू करती होगी $। क्रेजी स्टोरी। एंड देन व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट TBOF, आई वाज लाइक अच्छा, सिमिलर कॉन्सेप्ट, बट इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट कि क्या था थॉट, उसका इम्पैक्ट क्या है अभी।
So when I was in my corporate career, मैंने Infosys को देखा था. Infosys, and these were the original path breakers for all startups in India. करेक्ट, बिल्कुल. And they created wealth at scale, and they created corporate culture at scale, and all this. And I realized that, you know, there were stories when Infosys went and did an IPO, their driver became a crorepati because he had given stake to his driver. I don't know the philosophy behind, you know, who all they gave and all, but that inspired me personally. I was like, wow, you know, this is touching. And when we started doing farming, and the Vasant Mama and Nagesh Mama, Pandu Mama, who are all 6th, 7th educated, the villagers who are my co-workers on the farm, they were ready to change and unlearn what they had been doing for 30, 40 years on the farm with chemicals. When we told them we have to do this, the village was laughing at us, but they said, "Nahi, Dada, if you think this is the right way, we'll change our practice and we will work on the farm in that way without chemicals." And they helped us. For doing experiments, you need people who will tied by that, you know, line and help you go to the end. And these guys did. And when we did a private limited entity, I realized that somewhere I knew that this will become an IPO. This will become big in that sense. And at that point of time, there'll be ESOPs and there'll be other stuff. But these 18 people of mine in the village and in the farmers market who are helping us, all of these who I told you, Deepa and Sonali and Parimalji and Anaga, I said no one is going to care for them because no one has seen the contribution they have made. Everybody who joins after a certain time sees only from that day, and rightly so, because they have joined at that time. There'll be investors and there'll be professional boards and there'll be professional people. ये लोग ना भूल जाएंगे over a certain period of time. And I want to express gratitude to them. This feeling might not remain same after 5 years. When it comes, I want to execute it. So we decided we will make them stakeholders. We will have them as on a cap table. No ESOP, no conditions applied. So we give them stake at that point of time to each one of them. Now they sit on my cap table. Now the newer employees get ESOPs and all, which is very differently structured. But these guys, no one can remove. Their names are on the cap table. And absolute equity. Absolute equity. They sit beside the best of the other names that we have on the cap table. And sometimes investors come and tell us, you know, what are these long list of people on a cap table? That those are farmers and my initial people. Those no one will touch. You know, whatever you want to do it, but those no one will touch. So no one, and they understand. They empathize with the fact that we are founders who are built that way, and they respect it. तो 3.5 करोड़ at that valuation के हिसाब से उनके पास percentage stake है और जब उनको मिलेगा तब every guy today is, and I've never told them, मैंने उनको कभी बोला नहीं है क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. इतना पैसा है, मतलब sometimes it creates problems. So I said till a conclusive event like an IPO or something, उनको बोलने का नहीं, उनको बोलने का stake है आपका. But every guy on the farm is worth more than 50 to 80 lakhs today. Till IPO, it will 5x, 10x, whatever. But every guy is worth that much today. उनको नहीं पता. उनको पता है कि स्टेक है, मेरा शेयर है 2-3 लाख सोच रहे होंगे डेब्स. उनको मैंने कभी इंडिकेशन दिया नहीं है because they are happy right today. Sometimes money suddenly coming in will, so whenever जब भी ये इवेंट होता है, I want to help them build a house. Exit event. हाँ, क्योंकि नहीं तो पैसा कभी कभी आदमी को फास्ट बर्बाद कर देता है, स्पेशली अगर उसका यूटिलाइजेशन का नॉलेज नहीं है तो. I want to help them build a house, keep some FDs that will help them sustain their retirement and all. Whenever that IPO event happens. But and even today we have given over I think 60 employees ESOPs without ESOPs being in their employment terms and conditions. कि 4 साल वेस्टिंग में सब वेस्टिंग जो मार्केट में सबसे एम्प्लॉय फ्रेंडली है वो है, लेकिन 50-60 एम्प्लॉयज को दिया है जो जिनके अग्रीमेंट में भी नहीं था ESOPs देना है. अच्छा. जिनको प्री कंडीशन भी नहीं था, उनको सारे को ESOPs दिया है. नींद अच्छी आती होगी ना आपको रात को मस्त? अरे एकदम बढ़िया. And at that point of time, like I've always felt this, that the moment you feel that this guy has helped you, you know, or you should express it and put it in black and white and end it. मतलब अगर मुझे जैसे इनिशियली मुझे लगा कि ये लोगों ने इनका कंट्रीब्यूशन है, दो इफ इट इज मनी वाइज बहुत कम है, ये मुझे ड्राइवर था मेरा
सिर्फ ड्राइविंग कर रहा था, मैं उसको तनख्वाह भी दे रहा था, लेकिन उस समय पे जब 400 किलोमीटर ड्राइविंग मैं उसके बाजू में बैठता था या हम इंटरमीडिएट ड्राइविंग करते थे, फॉर मी इट वाज दिस गाय वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फॉर मी ही वाज वर्थ 10 लाख रुपीज. व्हेन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गिव हिम दैट मनी, आई गिव इट टू हिम. आई शुड एंड इट. हर चीज मार्केट के हिसाब से ड्राइवर को तनख्वाह 15,000 मिलती है तो 15,000 उसका राइट होता है, वो मार्केट को होगा. मेरे लिए उसकी वर्थ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज डिफरेंट, यू नो, एंड आई वांट टू रिवॉर्ड हिम अकॉर्डिंग टू व्हाट आई फील इज हिज ट्रू वर्थ, नॉट व्हाट ही फील्स इज ट्रू वर्थ. उनको तो 1 लाख रुपए के ऊपर मतलब काउंटिंग में नहीं आती होगी. 1 लाख इज अ बिग अमाउंट फॉर देम. बट इफ आई फील दैट द पर्सन इज वर्थ 1 crore, ही इज वर्थ 1 crore, I will give him that. And then whenever that event happens, I will help him manage that. और ऐसा नहीं कि वो MBA नहीं किया है, पेडिग्री इंस्टीट्यूशन से नहीं है, मैं IIM वाले को इतना दे रहा हूं तो उसको भी इतना क्यों दूं, वो नहीं. So wherever wealth creating, salary ठीक है, whatever is in the market for a driver I'll give him. अभी मेरा ड्राइवर संतोष है, वो मुझे अभी मेरे साथ आया है, उसको मैंने कम से कम 15-20 लाख के हिसाब दिया है. तनख्वाह तो अच्छी मिल रही है, बट समवेयर आई फील दैट फॉर मी ही इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर द बिजनेस आई एम वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉट एवर आई फील ही ट्रूली डिजर्व्स, लेट्स गिव हिम, अपार्ट फ्रॉम सैलरी. फंडिंग के लिए आपने क्या सोचा था अक्रॉस राउंड्स? और मैथ्स? नहीं, Then? फंडिंग वी हैव नेवर अप्रोच्ड एनी इन्वेस्टर टिल डेट. All the rounds that have happened with inbound interest. My first check of 5 crores came from somebody who's like a brother now, Vijay Bhai. He was a customer at Farmers Market. He used to come every Farmers Market, take stuff. After a year, he used to come in the stall. He used to tell me and Ajinkya, aap chup beto. He used to sell the products. So then, after some time, once he called me and Ajinkya, and he stays in Bandra. He said, "Boss, what are you all doing with this?" He said, "Come, I want to help you build it. I have a listed company. I'm an investor also. And I think what you're building can be the next Amul of organic farming in India, if you do it in a structured way." So we like the ambition that he posed, and we knew him very well as a person. I'll tell you a very good incident where me and Ajinkya were thinking ki yaar, investors, who should be our ideal investor? Okay, with the limited exposure that we have, we thought this is a guy who comes every Sunday in shorts, nice, he has his chauffeur behind him, but a nice energy he has, very peppy, helps us every time. And we knew his name because he used to give us credit card for billing, Vijay. Then Vijay bhai should be our investor, ideal investor. We never had the guts to call him. Many people do a long shot by calling people, writing emails, which is good. But we never ever called anybody. We let that thought die. 4 months down the line, he calls us. What are you all doing with this entity? We sit, have coffee. He says, "Boss, I want to help build it." And Vijay bhai, I don't know how investments works and all that. He said, "Boss, this is a 5 crore check." It took us 1 year to tell him yes. So we said, "Boss, not because dilution and all that, but it's a responsibility when you take somebody's money. How will I pay him back? Will it cause me unnecessarily a burden on my head that I've taken money from somebody?" It took us a year to sort our own thoughts. After a year, we encashed his check. We took that money, we didn't need it, we gave it back to him. So to keep it and give us an FD in he has a finance company. He said, "Usme FD kara do." Why we took his money? Because we wanted him. We felt there's a good energy he gets. There's a certain vision that he has, a certain experience that he has of running a listed company and as an investor. And so we took his money. After that, every round that has happened through customers approaching us. Even celebrities like Akshay Kumar is an investor in his personal name. This is only investment in his personal name. Whether he does it through family office, some other entity. Sehwag is an investor. He was a customer who came to the farm. He had 50 lakhs in mind, but he ended up putting 2.5 crores. Tejesh is an investor, customer, again, runs a legal firm. After that round, I think the round after that was when Rain Matter called us. And they said, "We have been following your activities and hearing about the brand. We want to come and visit the farm." I said, "Come." 8 of them came to the farm, 7, 8 of them. We showed them everything. Next day morning, they said, "Boss, Nitin wants to meet you and Ajinkya. And he's flying down to Pune for breakfast." Nitin Aya, we met him, just talking. He's saying, "My people have been speaking so much about what you are doing.
that I'm getting a FOMO, you know. Hmm. And then we spoke to us, how you trying to build it, this, that. He shared his experience of how he's built Zerodha. And then he asked us, you're raising money. I said, we haven't made a plan yet, a business plan. But yes, in the next 2 months, we are planning to make a business plan and raise money. I said, what's the amount you're raising? So I said, around 50 crores at that point of time. And I know Zerodha Rainmatter puts checks of 5-10 crores. And he said, what valuation? I said, Nitin, I've seriously not thought about this, but in my mind and Ajinkya's mind, mota ye valuation chalu hai. He said, okay. And we'll get back to you. So I told Ajinkya, I think he's interested. 5-10 crores is what he might give. The remaining 40, there were other investors who were interested, so we were talking to them. A week down the line, I get a call from Dinesh, who manages Rainmatter, and he says, Satya, we have thought about it. I said, okay. I was ready for, amount was 5 times, so I was ready for it. I said, what's the amount you're thinking of? Saying we'll put all 50. I was like, I've already committed to 2 customers. One is in the US, Raju Chekuri, who's a lovely guy who hosts us in Bay Area whenever we go. He wanted to put 10 crores. I said, I can't tell him no. So I said, I'll take his 10 and your 50 and we'll close it at 60. And I said, valuation. He's saying, whatever you said that day. I said, you don't want to negotiate? He said, no. Nitin said, don't negotiate with them. I said, that's over. He's saying, it's over. Do the documentation. No banker, no CFO in the team, nothing. That round got closed. Last November, after that round got closed, we got some people talking to us. They came on the farm. I think I had interest from 14 funds. I got all of them on the farm. Some were very commercially driven, negotiation forced. I didn't want that. So we didn't take those talks ahead. The guys who we finalized, 361, Sumit represents the fund. Sumit came to the farm. On the way back in the car, he said, Satya, what is the valuation you're expecting? So I told him, this is what is running in my head. I don't want to overvalue the company because it creates a pressure that will come and bite me tomorrow. I have to do justice to your investment. I don't want to undervalue the company because it should make sense for all the employees and everybody who has taken it that, we are growing in value also. He said, okay, what are you valuing? I said, this figure. He went back and he said, how much are you raising? I said, 100 crores. He gave me a term sheet for 100 crores. Then, within that, I met another colleague who runs food stories, Avni Biani, and we were talking in Bangalore and she said, you should meet this amazing people at Nurottam Seksaria family office. And I said, fine, Avni, if you can make an intro. And she called up Narayanan, who heads the fund out there. And Narayanan said, meet us in Bombay. I'm at Nariman Point. And I had a meeting in Maker Chamber 4. He was in Maker Chamber 3. So I said, I'll meet you. And we met and we spoke. And he said, a first meeting. He said, I know about the work you're doing and everything. How much you're raising? I said, 100. How much has been done? I said, 100 already been done. He said, why did you come to meet me? I said, it's good meeting people who are good you'll have a very good reputation as a family office. I've never heard anything bad about the family office and it's just good to meet. He said, okay, here is 40. If you deem fit, take the money. So I went down, I called Ajinkya, and I called people in the market. He said, if it is Mr. Seksaria, you should blindly take it because they're, and I've always had this mind that investors, the true benefit is in your bad times, never in your good times. So good people coming on board, you should never need them. You should never have a bad time. But when you have a bad time, and when you need them, they should support you. And so then we decided that we'll accommodate the family office also. So everybody who has come and funded us, and we have shown exceptional growth, very good results, very good brand build, everything is there. But there's been inbound interest for what we have done. Total 200 crore raise कर लिया आपने? For that last round went up to 130. Excluding the 50 ना, 50 अलग था नहीं. And 60. 130 and 60, 190. And before that, 15. And before that, 5. 210. बराबर. आप भी काफी लोगों से मिलते हो, जेनजी से मिलते हो, यंग लोगों से मिलते होगे. ऐसा कुछ जो आपके दिमाग में आ रहा है, like which you strongly feel life value wise कि मतलब यार this is where probably the Gen Z is not going wrong but like थोड़ा गलत सोच रहे हैं या गलत कर रहे हैं. Something you strongly feel, something like your life motto which you feel people are not following.
काफी तो हमने कवर किया ही है इन अ वे, लाइक दिस इज टेक्निकली दिस होल थिंग इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, बट इसके अलावा वे ऑफ लाइफ में No, in fact, I've observed that Gen Z, at least the people who I interact with, are more sensitive. They're more conscious than their same age group 10 years back, 15 years back. And they're thinking about aspects of like the world, the environment, apart from their personal self. Yeah. I think it's a matter of fact also that the society has created enough wealth where they can afford to think about it. Okay, 15-20 years back, existential सवाल थे सबके. अभी उनके पेरेंट्स ने थोड़ा कंफर्ट किया है, उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, दे अर्निंग, सो दे कैन थिंक अबाउट एवरीथिंग एल्स. बट आई हैव सीन दैट कॉन्शियसनेस ग्रोइंग अमॉन्ग जेन ज़ीज अ लॉट. What I feel is, food wise, yes, the kind of food that they're putting in their bodies is the options for eating crap food are a lot in the market today. Even the good options are there. Awareness needs to be there with them. And philosophy wise, I don't know if many people are yet pursuing that engineering, doctor, architect model. But I've always felt that there are enough and more engineers and doctors, and today AI will replace all these jobs very fast. Offbeat careers that arise out of your personal instinct or intuition is something people should pursue, and that's what the world needs. It doesn't need more engineers. It doesn't need more architects. It needs people who think differently, who have a different view of the world, and who will help build it. For example, people who are working in the farming space like us. No one has built an organic farming business in this fashion that will do good to farmers, to consumers. It's very difficult. But there is a solution there out there, right? Similarly, people who can think better for the world and then get some revenue out of it. Those models are what they should be thinking, because the problem in the next 4-5 years, even today, is matters concerning the environment and stuff, and there are many challenges to be solved for there. Even people, I think Gen Z is thinking about farming as a career is not there. It's not prevalent. Whereas farming needs more talent, more capital. That is where you can actually do a lot of stuff. People, Gen Z से हमको एक problem solve करना है, अरे सबसे ज्यादा problem उधर है. You are solving for problems today on which nail paint shade goes with which skin, and then you're creating a business out of it. It's not a real problem, right? Real problem is out here, where environment, livelihood, everything is getting affected, and there is nobody working out there. It's concentrated in the cities out here, solving for problems which are, I wouldn't say it's good, but not a do or die. There are issues out here, and there's capital to be employed out here, and there's wealth to be created out here. There's nobody sitting out here. If you can go and spend time in a rural landscape and stay for 1-2 years out there and figure out, like a Robin Hood, what you can take from here and sell out here and let that wealth travel back to them, you can create a large business with a lot of purpose, with very low competition. No one is looking out there. So I think those are the opportunities that lie for Gen Z also. Anything आपको कुछ लगता है कवर नहीं किया है, बोलने का आपको, like you have a passion on something which you'd want to cover? I think even one aspect is like subjects that people pursue, like from Gen Z's, the overemphasis on science, engineering, and the relatively lesser emphasis on humanities. You need people with humanities. Like you're a humanities student, maybe humanities student too. Thinking out of the block is what a guy who comes from a humanities background can do. Telling stories, creating emotions, creating solutions where you can't even think about. Because I think engineering and science teaches you 1 + 1 is 2. It teaches you very logical stuff. But humanities makes the world a better place. You need people pursuing humanities, and how it makes you pay is how you figure it out. But there are so many kids who are interested in humanities today, but वो confidence नहीं है, इसमें career नहीं है, इसमें मैं IIT नहीं जा सकता, इसमें मैं IIM नहीं जा सकता,
पता इसमें नहीं इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो दे किलिंग their true skill which can give them a terrific upside 5 years down the line, yeah. especially in the world of AI. All this logic and reason, all AI will take care of. You need people who More are emotional humanities. intelligence. You need more humanities students. Yeah. You need more poets. You need more thinkers. You need more historians. You need more philosophers. Philosophy kahan pe hai? You are learning to make a living in these universities and institutions. Where are you learning to make a life better? Nothing. Nobody teaches you from school to university, and you are taught how to make a living. Humanities guy who studies philosophy can come and tell you, you are going fast, but you're going to a ditch fast. You want to make a better life, you need to think about these aspects also. So, wo element missing hai. Literature element missing hai. Languages element missing hai. So, I think careers as an option, humanities, and this also plays a very important role if you put it up in the right light. I mean, stories like you when people watch will get inspired and they'll be aware that वो कर सकते हैं. I mean, that's the whole point of doing this. मुझे कितना डाउट था जब मैं आर्ट्स कर रहा था. I'm sure. कितनी गाली पड़ी यार. I'm sure. आर्ट्स कोई करता है जिसको कोई यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है वो आर्ट्स करता है. मेरे पापा तो डॉक्टर हैं. मुझे तो साइंस ही लेना था. लड़ाई हुई थी घर पे. डन है. Thank you so much. Yes. Sadhir, this was lovely. I can't believe हमने 3 साल लगाए पॉडकास्ट करने के लिए, but finally Oh yes. we did it. हाँ. नहीं, pleasure meeting you, Ayush, man. And Thank you so much for doing this The podcast. inspiration is equal. I like what you're doing at such a young age. अभी तो बहुत All the best for what you do. starting है. अगर आपको ये बिजनेस पॉडकास्ट पसंद आया तो आपको आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, जहाँ पे हम बहुत सारे फाउंडर्स को बुलाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से और उनसे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया. इससे आप सीख के आप भी कल खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. सो आई बटन पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट जरूर देखना.